नफरत से भरी मोहब्बत 1630 भाग। पाखी अपना सारा काम खत्म कर अपने मैनेजर के साथ घर के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देरी में उनकी कार एक काफ़ी बड़े विला के सामने आ रुकती है जो काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है। पाखी उस कार से बाहर निकल अपने मैनेजर के साथ जैसे ही अपने घर आती है, वैसे ही पाखी के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो तुमने फैसला कर लिया, तुम यहाँ से जा रही हो। बोलते हुए ही एक बूढ़ा आदमी सामने हॉल में लगे बड़े से सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही पाखी अपने कदम उस बूढ़े आदमी की तरफ मोड़ लेती है और उनके पास ही बैठते हुए बोली, अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है, देख तो मुझे तो जाना होगा ही ना। बोलते हुए ही पाखी रुक जाती है और उनका एक हाथ अपने दोनों हाथों में भर उन्हें देखते हुए बोली, डेड आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को अपनाया, मुझे पिता का प्यार दिया और मुझे इस काबिल बनाया। आज सारी दुनिया मेरे कदमों में है। आपने मुझे जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। आपने मुझे वो सब सिखाया जो शायद मैं कभी सीख ही नहीं पाती। आपने मुझे इस काबिल बनाया है आज मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकूं, उस इंसान को उसके किए की सजा दे सकूं। तो आप चाहते हैं मैं ना जाऊं? डेड आपने मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया है, लोगों की चालों से बचना और लड़ना सिखाया है। आपने ही मुझे सब सिखाया और बनाया है, और आज जब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ तो आप मुझे जाने से रोकना चाहते हैं। बोलते हुए ही पाखी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है। मैं तुझे जाने से नहीं रोक रहा मेरी बच्ची, बस डर रहा हूँ। बाहर जाकर कहीं तू अपने इस बूढ़े पिता को ना भूल जाए और अपने बदले के लिए कहीं तू खुद को ही ना चोट पहुँचाए। डर लगता है बेटा तुझे खोने से, पिता हूं ना इसलिए तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। देसे ही वो बूढ़ा आदमी जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जैन होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस डायकुन हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ये वही होते हैं जिन्होंने उस अवार्ड शो में पाखी को अवार्ड दिए थे। जैसे ही मिस्टर जैन इतना बोलते हैं, वैसे ही पाखी झट से उनके गले से लग जाती है और अपनी हल्की रुआसी आवाज में बोली, मुझे पता है डेड आप पिता हो इसलिए आपको मेरी फिक्र है और आपकी इस फिक्र को मैं काफ़ी अच्छे से समझ रही हूँ। इसलिए अब आप बिना देरी किए अपने रूम में जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ आप भी जा रहे हो। और हाँ, आपको पैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने मेड से बोलकर पहले ही आपकी सारी पैकिंग करवा दी है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था मेरे डेड अपनी बेटी के बिना रह नहीं सकते हैं। इतना बोल पाखी मिस्टर जैन से अलग होती है और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगती हैं। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए कुछ मेड आते हैं जिनके हाथों में बड़े बड़े लगेज होते हैं। सारी पैकिंग हो गई? पाखी एक लड़की को देखकर बोली, जी मैडम सारी पैकिंग हो गई और जैसा आपने बोली थी सब कुछ वैसा ही हो गया। एक लड़की जिसने काफ़ी सुंदर ड्रेस पहन रखी थी, उसके लंबे बाल खुले हुए थे और वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। इतना बोल वो लड़की मुस्कुरा देती है, अपनी बकवास बंद कर, ये मेरा ऑफिस नहीं हमारा घर है और यहाँ पर ना ही मैं तुम्हारी बॉस हूँ ना ही तुम मेरी एम्प्लॉई। तो मैडम बोलना बंद कर। बोलते हुए पाखी थोड़े गुस्से में उसे देख रही होती है, जिसे ऐसे देखते हुए पाकर वो लड़की मिस्टर जैन के पास जा शिकायत करते हुए बोली, देखो ना डेड, ये लड़की जब देखो तब मुझे ऐसे ही घूरते रहती है, तो तुम काम ही क्यों वैसा करती हो जो पाखी तुम्हें घूर कर देखे। इतना बोल मिस्टर जैन मुस्कुरा देते हैं, मगर उनकी बात सुन उस लड़की जो कोई और नहीं बल्कि तनु होती है उसका मुंह बन जाता है। तभी सबके कानों में एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनते ही सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। मोम तनु मासी बोल रही हैं, मैं अपने सारे टॉय लेकर इंडिया नहीं जा सकती, इसलिए इन्होंने मेरे आधे टॉय निकाल रूम में ही रख दिया। पर मोम मेरे सारे टॉय तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ना, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी। बोलते हुए वो बच्ची जो उदास हो जाती है, ये बच्ची, इसका नाम आयशा है। सुंदर सा मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी दो कजरारी आंखें, दूध सा गोरा रंग, दो चोटी जो पोनीटेल में बंधी है और सुंदर सी डंगरी जिस पर बच्ची काफ़ी ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रही होती है, जिसे देख पाखी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और पाखी उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर उसका माथा प्यार से चूम कर बोली, मासी बिल्कुल सही बोल रही है, हम सारे टॉय लेकर नहीं जा सकते हैं, मगर मोम आपसे प्रॉमिस करती है इंडिया जाते ही मोम आपको शॉपिंग पर ले जाएगी और आपको ढेर सारे सॉफ्ट टॉय दिलाएगी। जैसे ही आयो इस बात को सुनती है, वैसे ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने नन्हे से हाथों को पाखी के गले में लपेट उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। तभी बाहर से एक मेड आते हुए बोला, मैडम आपका प्राइवेट जेट रेडी है। जिसे सुन पाखी हाँ में अपना सर हिला देती है। इंडिया
आर्यन घर के अंदर आते हुए गाना गा रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। चली आ तू, चली आ। गाना गाते हुए ही आर्यन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है और उसके घर के सारे लोग हॉल में ही बैठे बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो सब आर्यन को ऐसे देखते हैं तो सभी हैरान होकर उसे ही देखने लगते हैं। दीदी, ये आर्यन को क्या हुआ? बड़ा ही खुश नजर आ रहा है, जैसे कोई लॉटरी लगी हो। बोलते हुए एक औरत जो सर से लेकर पैर तक सोने के गहनों से लदी हुई होती है, वो आर्यन को देख बोली, क्यों हमारा बेटा खुश नहीं हो सकता है, या उसे खुश रहने का हक नहीं है? एक औरत जो घमंड की दुकान होती है, जिसके अंदर काफी सारा घमंड भरा होता है, जिसने एक सिंपल सी ग्रे कलर कर प्रिंटेड साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप, कानों में छोटे डायमंड इयरिंग, बाल कंधे तक जो खुले हुए थे। जिसे देख लग रहा था वो जरूर बिजनेस वुमेन होगी। वो पहली औरत की बात सुन बोली, ऐसा नहीं है दीदी, मैं तो बस ऐसे ही बोली। वो क्या है ना, आज से पहले कभी भी मैंने आर्यन को इतना खुश नहीं देखी, इसलिए बेसे लगता है आर्यन के हाथ कोई बड़ी डील लगी है, तभी तो वो इतना खुश नजर आ रहा है। बोलते हुए वो औरत अंदर ही अंदर जल भून रही थी। बड़ी डील क्यों नहीं लगेगी? आर्यन हमारा बेटा है, उसकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है, तो हमारा बेटा एक क्या कई बड़ी डील आसानी से हासिल कर सकता है। बोलते हुए उस औरत के चेहरे से घमंड साफ झलक रहा था। आर्यन अपने कमरे में आता है और अपना कोट निकाल उसे बेड में फेंक मिरर के सामने खड़ा हो खुद को देख मुस्कुराने लगता है। आर्यन, आर्यन, तू सच में कितना ज्यादा हैंडसम है ना। जब तेरी सपनों की मलिका तुझे देखेगी तो पक्का वो तो तुझे देखते ही अपना दिल हार बैठेगी। बोलते हुए आर्यन खुली आंखों से सपने देखने लगता है और उन सपनों को देख मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह 6 बजे ही आर्यन तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। इस समय आर्यन ने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहन रखा था, बाल को प्रॉपर जेल से सेट किया था, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान होती है। आर्यन खुद है ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, साथ ही रास्ते से एक बड़ा सा और खूबसूरत सा बुके भी ले लेता है और वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में राजेश खन्ना की तरह गाना गाते हुए ही जा रहा होता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और ऐसे ही 1 घंटे पहले से ही एयरपोर्ट में आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाली सारी लड़कियां आर्यन को देख बस उसे देखते ही रह जाती हैं। मगर मजाल कि आर्यन किसी भी लड़की को एक नज़र भी देखे, बल्कि उन्हें देखने की जगह आर्यन बार बार अपने मोबाइल के कैमरे में खुद को देखे जा रहा था, साथ ही समय भी। और ऐसे ही कब 1 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उद्धरण चिन्ह। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुनते ही आर्यन अपने हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड लिए खड़ा हो जाता है और हर आने जाने वाली लड़की को देखने लगता है। थोड़ी ही देर में पाखी तनु के साथ बाहर निकलती हैं। इस समय वो दोनों ही साथ होती हैं। पाखी ने इस समय एक काफी सुंदर रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी, जिससे उसके सुंदर गोरे और लंबे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। पैरों में पेंसिल हाई हिल। इस समय पाखी के लंबे और घने बाल एक हाई पोनीटेल बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप, कानों में छोटे छोटे डायमंड इयरिंग होते हैं, गले में पी और ए शब्द से बना मंगलसूत्र और हाथ में एक महंगा मोबाइल होता है। पाखी जिस भी जगह से गुजर रही थी, उसके आसपास मौजूद सारे लड़के और आदमी उसकी खूबसूरती देख हैरान थे और उसे बस अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। पाखी का ध्यान इस समय पूरी तरह से अपने मोबाइल पर होता है और उसी के साथ तनु भी एक लगेज अपने हाथ में पकड़ी पाखी के पीछे आ रही थी। पाखी मोबाइल में देखते हुए ही चल रही थी, जिस कारण उसका ध्यान सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है। ना ही वो ये देख पाती है जिस जगह से वो चल रही है वहाँ की टाइल्स गीली है, जिस कारण उसका बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो इनबैलेंस होकर गिरने लगती है। फिसल कर गिरने और चोट लगने के डर से पाखी काफी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर इससे पहले पाखी फिसल कर गिर पाती उससे पहले ही किसी की मजबूत बाहें पाखी को गिरने से बचा लेती हैं और पाखी भी उस लड़के की बाहों में आ जाती है। इस समय उस लड़के के दोनों हाथ पाखी की पतली और लचीली कमर पर लिपटे हुए थे। ठीक वैसे ही पाखी के दोनों हाथ भी उस लड़के के सीने पर होते हैं और पाखी की आंखें काफी टाइट बंद होती हैं, जिसे ऐसे देखते ही उस लड़के के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। जब पाखी महसूस करती है वो गिरी नहीं बल्कि किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा है। ए फिल होते ही पाखी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसके आंखें खोलते ही पाखी की नज़र सीधे उस लड़के की नज़रों से जा मिलती है और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो
और पाखी भी उस लड़के को गहरी आंखों में देखते हुए ही कहीं खो सी जाती है। और वो लड़का भी बड़े ही प्यार से पाखी की आंखों में देखे जा रहा था। तभी उन दोनों को किसी की हूँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनते ही पाखी और वो लड़का दोनों ही अपने होश में आते हैं और दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। थैंक यू मिस्टर ड्राइवर, जो आपने मेरी मेम को गिरने से बचाया। तनु उस लड़के को देखते हुए बोली। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे बात कर रही हो? वो लड़का पहले अपने आसपास देखता है, फिर तनु से बोला। जी मिस्टर ड्राइवर, मैं तुमसे ही बोल रही हूँ। तनु उस लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली। एक्सक्यूज मी मिस, मैं कोई ड्राइवर नहीं बल्कि मेरा नाम आर्यन है। आर्यन समझी तुम? बोलते हुए ही आर्यन घूरकर तनु को देखता है, फिर पाखी को देख बड़े ही प्यार से बोला, मेरे सपनों की रानी मिस पाखी, आपका इंडिया में स्वागत है। बोलते हुए ही आर्यन जमीन पर गिरा अपना बड़ा सा बुके उठा पाखी के सामने कर देता है। आर्यन की बात सुन पाखी उस बुके को देखती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, मिस्टर आर्यन, में गिरी हुई चीजें नहीं लेती। इतना बोल पाखी आगे बढ़ जाती है, मगर पाखी की बात सुन आर्यन का मुंह बन जाता है और वो बोला, पर ये तो आपको संभालने के चक्कर में नीचे गिर गया था। बोलते हुए वो पाखी के पीछे चलने लगता है। जो भी हो मिस्टर आर्यन, पर मैं गिरी हुई चीजें कभी नहीं लेती। बोलते हुए ही पाखी एटीट्यूड दिखाते हुए आगे बढ़ रही होती है और आर्यन उस बुके को एक डस्टबिन में फेंक पाखी के पीछे ही चलने लगता है। और वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, वैसे ही आर्यन पाखी को अपनी कार दिखाते हुए बोला, चलिए मिस पाखी, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। आप मेरी वीवीआईपी गेस्ट हो और आपकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। बोलते हुए आर्यन प्यार से मुस्कुराते हुए पाखी को देख रहा था। आर्यन की वो मुस्कान काफी ज्यादा प्योर और प्यारी थी, जिसे देख पाखी की नजरें आर्यन के चेहरे से हट नहीं रही थी। मगर फिर भी पाखी खुद को संभाल आर्यन से अपनी नजरें फेर लेती है और एटीट्यूड दिखाते हुए सामने की तरफ इशारा कर बोली, सॉरी मिस्टर आर्यन, पर पाखी अपनी मर्जी की मालिक है। साथ ही मैं जहां जाती हूं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेती हूं। सो बाय बाय, हम बाद में मिलते हैं। इतना बोल पाखी बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपनी कार में जाती है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। और वो उस कार में बैक वहां से निकल जाती है और उसकी कार के आगे पीछे दो दो कार और होती हैं, जो बॉडीगार्ड से भरी होती हैं। जिसे जाते देख आर्यन अपने दिल पर हाथ रख बोला, कब तक मिस पाखी, आखिरी कब तक आप ऐसे ही मुझे इग्नोर करोगी? एक दिन देखना, मैं तुम्हारा दिल जरूर चुरा लूंगा। बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था। हाँ, दिल चुरा लेना, ताकि मिसेस पाखी का पति आकर तुम्हारी अच्छे से पिटाई लगा सके। बोलते हुए नील हंसने लगता है। मतलब आर्यन हैरान नजरों से नील को देख बोला, सर क्या तुमने मिसेस पाखी के गले से वो मंगलसूत्र नहीं देखा जो उन्हें उनके पति ने पहनाया है? अगर आपने उसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लगे रहो ताकि आपकी जमकर पिटाई हो सके। इतना बोल नील हंसते हुए वहां से भाग जाता है और आर्यन घूर कर नील को देखते रह जाता है। पाखी की कार एक बड़े सी विला में आकर रुकती है, जो काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। उस विला के बाहर एक तरफ काफी बड़ा और खूबसूरत गार्डन बना, जिसमें काफी सारे रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिनके बीच में बड़ा सा फाउंटेन लगा था। तो दूसरी तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था, जो काफी बड़ा था। और उस विला के हर तरफ काले सूट बूट पहने गार्ड अपनी पोजीशन लिए खड़े हुए थे। पाखी तनु के साथ अपनी कार से बाहर निकलती है और घर के अंदर जाने लगती है। तभी तनु पाखी से बोली, पाखी एक बात तो बता मुझे, तूने आयु, डेड और समर तीनों को पहले ही एक अलग कार से घर जाने के लिए बोली थी। हम भी तो उन तीनों के साथ ही घर आ सकते थे ना, मगर नहीं, तूने बोली हम 1 घंटे बाद घर जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, 1 घंटे रुककर हमने ऐसा भी क्या कर दिया, और हम रुके ही क्यों वहां पर? बोलते हुए तनु पाखी के पीछे चल रही थी। तू ये सब नहीं समझ पाएगी, मुझे जो करना था मैंने वो कर दी, मगर तेरे पिद्दी से दिमाग में ये बात नहीं आने वाली है। तो तू अपने दिमाग पर इतना भी जोर मत दे, नहीं तो तेरा दिमाग फट जाएगा। बोलते हुए ही पाखी घर के अंदर आ जाती है, मगर जैसे ही पाखी घर के अंदर कदम रखती है, वैसे ही उसके कानों में अपनी बेटी की आवाज पड़ती है, जो अपने नानू और मामू दोनों के बीच बैठी किसी टॉपिक पर बात कर रही होती है। नानू, मुझे इस घर का सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम चाहिए, जिसके अंदर सारी फैसिलिटी हो। बोलते हुए ही आयु का फेस काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। और नानू, मैं मोम के साथ उस रूम में रहूंगी, और हाँ, हमारे साथ ही तनु मासी भी रहेगी, और आपके लिए मैं ही रूम डिसाइड करूंगी, आपको कहाँ पर रहना है।
वैसे मोम ने यहाँ आने से पहले ही सारी तैयारी करवा ली थी और हम सबके लिए बेडरूम भी तैयार करवा दी थी। बोलते हुए ही आयु कुछ सोचने लगती है। आयु बेटा, मोम ने आपके लिए एक प्रिंसेस रूम तैयार करवाया है, बिल्कुल वैसा जैसा आपका ऑस्ट्रेलिया में था। तो अब आप जाओ मासी के साथ और फ्रेश हो जाओ, हम सब साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। इतना बोल पाखी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। जिसे जाते हैं देख तनु आयु का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस आ चुका था और वो अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी वहां पर नील आ जाता है जो आर्यन को काम करते देख बोला, आर्यन सर आपको आपकी मोम बुला रही है मीटिंग रूम में, वो भी बिना देरी किए आने का बोली है, तो जल्दी से अपना काम छोड़िए और मीटिंग रूम की तरफ भागिए। बोलते हुए नील काफी सीरियस होता है। क्या? हैरानी के साथ, मोम बुला रही है वो भी अर्जेंट, अब ऐसा भी क्या हो गया जो मोम ऐसे मीटिंग रूम में बुला रही है? आर्यन हैरानी के साथ नील को देख बोला, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर, मैडम ने आपको क्यों बुलाया है और किस लिए बुलाया है? पर आपको ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों को बुलाया है मैडम ने, तो जल्दी से चलिए मीटिंग रूम में, सभी आपके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल नील इतराते हुए वहां से चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख आर्यन का मुंह बन जाता है और वो भी वहां से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक काफ़ी बड़ा मीटिंग रूम जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, उन्हीं सब में आर्यन भी मौजूद था। तभी उस कंपनी की चेयरमैन अपने मैनेजर को देख बोली, सारे लोग आ गए। जिसे सुन मैनेजर हाँ में अपना सर हिला देता है। जिसे देख चेयरमैन बोली, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी अभी ही हमें एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 200 करोड़ का है और हम उस प्रोजेक्ट को पाखी कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर करने वाले हैं और मिस पाखी वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भी आ चुकी हैं। मगर ये बात किसी को पता नहीं होगी क्योंकि उन्होंने इस बात को काफ़ी सीक्रेट रखा था, जिस कारण किसी भी मीडिया तक ये बात नहीं गई। और बहुत जल्दी ही हम इस प्रोजेक्ट को शुरू भी करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी मैं मिस्टर आर्यन को सौंप रही हूँ और मैं उम्मीद करूँगी सारे प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट को भी ये काफ़ी अच्छे से संभालेंगे और कंपनी को प्रॉफिट पर ले जाएंगे। बहुत जल्दी ही मिसेस पाखी यहाँ आने वाली है कंपनी विजिट के लिए, तो आप सभी को अपना सारा काम पूरी फोकस के साथ करना है और किसी भी काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है काम में लापरवाही दिखाने वाले लोग मिसेस पाखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम मिसेस पाखी को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टर भी है और पार्टनर भी। तो बोलते हुए ही वो काफ़ी सारी बातें मीटिंग रूम में मौजूद लोगों को बताती हैं और फिर काम से रिलेटिव टॉपिक पर भी वो काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं और 1 घंटे में ही उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब आर्यन की मोम उसे देख बोली, आर्यन ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली होनी चाहिए। और हाँ, जिस ज़मीन पर हम काम करने वाले हैं उसके लिए हमने पंडित जी से सही मुहूर्त और दिन पूछ लिया है, तो हो सके तो मिसेस पाखी से मिलो और उन्हें बता देना पूजा कब की है और टाइम मिले तो खुद जाकर उन्हें रिसीव भी कर लेना। बोलते हुए ही आर्यन की मोम की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। जी मोम, मुझे पता है आपने 4 साल इस दिन का इंतजार किया है और फाइनली आपका सपना पूरा होने जा रहा है और मेरा भी, तो मैं कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। बोलते हुए आर्यन कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। इधर पाखी बाथरूम से शावर लेकर बाहर निकलती है। इस समय पाखी ने बस एक छोटा सा टॉवेल लपेटी हुई थी और नहाने के कारण उसकी सुंदर बॉडी हल्की गुलाबी नजर आ रही थी, साथ ही उसका सुंदर मखमली बदन साफ उभरकर दिखाई दे रहा था। बाल हल्के गीले होने के कारण उसके बालों से पानी की कुछ बूंदें नीचे कारपेट पर गिर रही थी। पाखी आईने के सामने जा खड़ी होती है और खुद को निहारते हुए बोली, मैं वापस आ चुकी हूँ आयान, मैं वापस आ चुकी हूँ तुम्हारे शहर में और बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारी जिंदगी में भी शामिल होने वाली हूँ। और तुम्हें पता है आयान रघुवंशी, मैंने आज तक तुम्हारे दिए जख्मों को अपने दिल से लगाए रखा है। तुम्हारी बोली हर एक बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो शादी में लिए तुम्हारे वचन, मुझसे बोली गई तुम्हारी सारी बातें, हर एक चीज़ मुझे आज भी याद है, कुछ नहीं भूली मैं, कुछ भी नहीं, ना ही तुम्हारे दिए जख्म ना ही तुम्हें, और तुमने जो मेरे साथ किया है वो सब मैं चाह कर भी नहीं भुला सकती हूँ। ना तुम्हें न ही अपने दिल में पनप रही तुम्हारे लिए नफरत, सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा तुम छोड़ गए थे, मगर सब बदलेगा।
बहुत जल्द ही तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। मैं बहुत जल्दी ही तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनने वाली हूँ, कुछ ऐसा जिसे तो खो नहीं सकते, जिसे तुम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हो। जिस तरह तुमने मुझसे मेरा सब छीना है, ठीक वैसे ही मैं वापस आ गई तुमसे तुम्हारा सब छीनने, और मुझे लगता है मैंने अपनी पहली चाल चल दी है और मछली जाल पर फंस भी चुकी है। बोलते हुए ही पाखी बड़े ही एटीट्यूड के साथ मुस्कुराने लगती है। ब्रेकिंग न्यूज ऑस्ट्रेलिया की फेमस बिजनेस वुमेन जिन्होंने पिछले 5 सालों से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है, जिनकी कंपनी सिर्फ विदेश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनियों में आती है, जिनके एक नहीं बल्कि काफी सारे बिजनेस है, और वो इस समय एशिया ही नहीं बल्कि विदेश में भी टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल होने वाली मिसेस पाखी यहां आ चुकी हैं। और उनका आना एकदम सीक्रेट है, मगर हमारे कुछ खुफिया लोगों से हमें पता चला है मिसेस पाखी यहाँ आ चुकी हैं। और यहाँ आते ही उन्होंने मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी रघुवंशी कंपनी के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है। ब्रेकिंग न्यूज हर तरफ, हर न्यूज चैनल, सारी जगह बस एक ही न्यूज, किसी जंगल में लगी विषण आग की तरह ये बात फैल चुकी थी, जिसे सुन काफी सारे बिजनेसमैनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तो कुछ को काफी डर सा लगा था कहीं उनके भी हाथ से उनके सारे बड़े प्रोजेक्ट ना छिन ले, क्योंकि हर किसी ने सुन रखा था मिसेस पाखी ने जिस भी प्रोजेक्ट या टेंडर पर अपना हाथ रखा है वो उनका हुआ है। और जब से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है तब से ही उन्होंने कभी कोई हार नहीं देखी, ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ से जाने दिया है। और अब वो यहाँ मुंबई आ चुकी हैं, जिसे जानकर सबके ही दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। और बढ़े भी क्यों ना, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, साथ ही बड़े टेंडर और प्रोजेक्ट भी पाना चाहता है ताकि वो आगे बढ़ सके। मगर मिसेस पाखी के यहाँ आने से सबको ही डर लग चुका था। मिस्टर जैन हॉल में बैठे इस न्यूज को देख मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे जब सालों पहले उन्हें पाखी मिली थी तब वो कितनी खराब हालत में थी और टूट चुकी थी, मगर आज जो पाखी है वो पहले की पाखी से काफी ज्यादा अलग और स्ट्रोंग है, जिसे सोच वो मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां पर सारे लोग आ जाते हैं और उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। पाखी टीवी बंद कर मिस्टर जैन को थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, डैड आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा, आप ये न्यूज देखना बंद कीजिए। मगर आप हो कि मेरी एक भी बात नहीं सुनते, और जब भी आप ऐसी न्यूज देखते हैं 5 से 6 दिन तक आपके सर से इस न्यूज का बुखार ही नहीं उतरता है। बोलते हुए पाखी थोड़ी गुस्से में होती है और अपनी मोम को ऐसे डांटते देख आयु हंसने लगती है, जिसे हंसते देख तनु जल्दी से आयु के होठों पर अपना एक हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा करती है। अच्छा नहीं देख रहा मैं कोई न्यूज, अब तो तुम खुश हो ना। बोलते हुए मिस्टर जैन मुस्कुरा देते हैं और थोड़े सीरियस होते हुए बोले, तो तुम तीनों अपने अपने काम पर कब लग रहे हो और अपनी अपनी पोजीशन कब संभाल रहे हो। बोलते हुए मिस्टर जैन काफी सीरियस होते हैं। डैड क्या मैं कुछ दिन आराम नहीं कर सकता? समर मासूम सा फेस बनाकर बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ आराम करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें अब अपना काम और पोजीशन दोनों संभालनी होगी, साथ ही तनु को भी अपनी एमडी की सीट संभालनी होगी। पाखी समर की बात सुन काफी सीरियस होकर बोली, और तुम कल से ही हमारे होटल के बिजनेस को संभालने वाले हो, और मुझे कोई भी ना नहीं सुनना है, ना ही काम में लापरवाही मिलनी चाहिए, समझे तुम? पाखी घूरते हुए समर से बोली। पर पाखी बोलते हुए ही समर का चेहरा रोनू सा हो जाता है, जिसे बेसे देख तनु को हंसी आने लगती है। जिसे इस तरह से हंसते देख पाखी उसे घूरते हुए बोली, तुझे बड़ी हंसी आ रही है तो ठीक है, कल से तू भी अपने काम में लग जा। बोलते हुए पाखी कुछ सोचने लगती है, अच्छा अगर हम दोनों काम करेंगे तो तू क्या करेगी आराम? बोलते हुए तनु पाखी को घूरने लगती है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तनु, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और यहाँ आने का मेरा एक मकसद है और मुझे मेरा वो मकसद पूरा करना है। बोलते हुए ही पाखी की आंखों में एक जुनून होता है, जिसे देख तनु कुछ नहीं बोलती है, वो बस शांति से पाखी को देखने लगती है। क्या तू अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? क्या तू किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? 5 साल हो गए पाखी, 5 साल, मगर आज भी तेरे दिल में उसके लिए नफरत वैसी ही है जैसी तू यहाँ से जाते समय लेकर गई थी। उस इंसान ने तो अब तक शादी भी कर ली होगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा, तो तू क्यों आगे नहीं बढ़ जाती? तुझे पिछले 5 सालों से मैं यही समझा रही हूँ, मगर तू है कुछ समझती ही नहीं। बोलते हुए तनु थोड़े गुस्से में होती है, नहीं भूल सकती, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती, ना ही इस मंगलसूत्र और इस सिंदूर को खुद से अलग कर सकती हूँ। बोलते हुए ही पाखी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी
और उन आंखों में एक अलग ही जुनून था जिसे देख तनु को पाखी के लिए काफी डर लग रहा था। ये मंगलसूत्र नहीं, ये एक बेड़िया है जो उस इंसान ने हमारे गले में बांधा है। अपने मंगलसूत्र को दिखाते हुए, ये सिंदूर नहीं, मेरे अरमानों का खून है जिसे उस इंसान ने किया है। मैं एक शादीशुदा लड़की तो हूँ, मगर मेरे पास मेरा पति नहीं है, न ही उसका का प्यार है। मैं माँ तो बन गई, पर अपनी बेटी को उसके पिता का नाम नहीं बता पाई। मैं न ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, न ही किसी को अपनी जिंदगी में ला सकती हूँ। मेरी जिंदगी जिसने नर्क से बुरी बना रखी है, तुम चाहती हो मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए पाखी पास में रखा फ्लावर पोट गुस्से में उठा उसे जमीन में पकड़ फोड़ देती है और अपनी आंखों लाल आंखों से उस फुट चुके फ्लावर पाट को देखते हुए जुनून के साथ बोली, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो इंसान भी टूटकर बिखर जाएगा। मैं उसे भी ऐसे ही बिखरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जिस इंसान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं उसे भी कहीं का नहीं छोड़ने वाली। बोलते हुए पाखी किसी साइको की तरफ लग रही होती है। जिसे ऐसे देख तनु, समर, मिस्टर जैन तीनों को ही पाखी को देख डर लग रहा होता है। पाखी, आखिर कौन है वो जिसने तेरे साथ इतना कुछ किया है? वो कौन है जिसके लिए तू पिछले 5 साल से अपने दिल में नफरत लिए बैठी है? कौन है पाखी, कौन है वो जिसका नाम तूने मुझसे अपनी तनु से भी छुपा रखी है? क्यों तू कभी उसका नाम नहीं लेती मगर हर पल उसे याद करती है? और जब भी उसे याद करती है सिर्फ और सिर्फ नफरत लिए याद करती है। बोलते हुए तनु पाखी की दोनों बाहें पकड़ उसे हिलाते हुए चिल्लाकर बोली। आयान रघुवंशी पाखी तनु की आंखों में देखकर बोली। मगर पाखी की बात सुन सारे ही लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। हाँ, सही सुना तूने आयान रघुवंशी, ये वही इंसान है जिसने एक पल में मेरी दुनिया बदल दी। तब समय उसका था, मगर अब मेरी बारी है। अब मैं उसकी दुनिया पलट दूंगी और उसे ऐसी जगह चोट दूंगी जिसे ना ही वो दिखा सकेगा, ना ही छुपा पाएगा। और मैंने अपनी पहली चाल चल दी है। बोलते हुए पाखी जोरों से हंसने लगती है। जिसे ऐसे हंसते देख तीनों ही काफी डर जाते हैं क्योंकि पाखी की हंसी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। रात का समय, पाखी अपने कमरे में बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी वहां पर आयु अपने हाथ में एक बड़ा सा टेडी ले आते हुए बोली, मोम, क्या आयु आपके साथ सो सकती है? आयु को आपके साथ ही सोना है। बोलते हुए आयु बेड पर चढ़ जाती है और अपनी नन्ही नन्ही चमकदार आंखों से अपनी मोम को देखने लगती है। तो आयु को आज अपनी मोम के साथ सोना है। ओके, मोम और आयु दोनों आज साथ सोएंगे। पाखी अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोली। सिर्फ आयु को ही नहीं बल्कि मुझे भी तुम दोनों के साथ ही सोना है। बोलते हुए तनु भी कमरे के अंदर आ जाती है और अंदर आकर वो भी आयु के बगल में जा बैठती है। तनु को वहां पर देख पाखी की आंखें हैरान हो जाती हैं और वो उसे घूरकर देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैं कोई गैर मर्द नहीं जो मेरे तेरे पास आकर सोने से तू अपना कंट्रोल खो बैठे। मैं तेरी बेस्टी, मैं तेरी बेहन दोनों ही हूँ, तो ऐसे मुझे देखना बंद कर। बोलते हुए ही तनु पाखी को देख हंस रही होती है। आयु बेटा, मुझे लगता है अब हमें आपकी मासी को बहुत जल्दी ही यहाँ से कहीं और भेजना होगा। इतना बोल पाखी अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांध उसे ही एटीट्यूड के साथ देखने लगती है। भेजना होगा से क्या मतलब है तेरा? हम बता मुझे, मैं कहीं नहीं जाने वाली और तुम दोनों को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। तू बोलेगी भी तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तनु पाखी को घूरते हुए देख बोली। कैसे नहीं जाएगी? मैं भी देखती हूँ। और कितने दिन तू हम सबके साथ है? मैं कल ही डेड और समर से बात करती हूँ और उन्हें बोल देती हूँ बहुत रह ली तनु हमारे साथ, अब इसे इसके घर भेजने का समय आ गया है और तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर दे ताकि तू अपने घर जा सके। बोलते हुए ही पाखी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुरा थी, जिसे देख तनु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मासी, जल्दी से मुंह बंद करो, नहीं तो मच्छर अंदर चला जाएगा। इतना बोल आयु हंसने लगती है और आयु की बात सुन तनु अपना मुंह बंद कर आयु को देखती है जो हंसे जा रही थी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? रुक, अभी बताती हूँ। इतना बोल तनु आयशा को गुदगुदी लगाने लगती है और आयु जोर जोर से हंसते हुए नहीं मासी नहीं बोल रही होती है। उन दोनों की मस्ती देख पाखी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो भी उन दोनों के ही पास बेड पर चढ़ जाती है। जिसे बेड पर आते देख दोनों लड़की अपनी मस्ती बंद कर लेट जाती है। आयु पाखी के पास जा उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, मोम, आयु को लोरी सुनना है। जिसे सुन पाखी मुस्कुरा देती है और लोरी गाने लगती है। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में।
जिसे सुनते सुनते आयु के साथ तनु भी सो जाती है और उन दोनों लड़कियों को सोते देख पाखी दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर लाइट ऑफ कर कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था और वो कुछ सालों पहले हुई बात याद करने लगता है। जब आर्यन अपनी कंपनी के काम से ऑस्ट्रेलिया गया था तब वो एक पार्टी में गया था। तभी उसने पाखी को पहली बार देखा था, जहां उस पार्टी में सारे ही लोग वाइन पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बिजनेस में पॉलिटिक्स खेल रहे थे। तो वही उन सभी लोगों से अलग पाखी एक तरफ शांति से खड़ी हुई थी। ऊपर आसमान में दिख रहे चांद को निहारे जा रही थी और उसके चेहरे की मासूमियत उसे काफी ज्यादा मासूम और अलग बना रही थी। जब आर्यन ने पहली बार पाखी को देखा था तो पहली ही नज़र में वो पाखी से प्यार कर बैठा। आर्यन पाखी से बात करना चाहता था, मगर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया था और वो सभी उससे बातें करने लगे थे, जिस कारण आर्यन पाखी से मिल नहीं पाया। मगर उसने पाखी के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, मगर कभी कुछ जान ही नहीं पाया। आर्यन हर उस न्यूज़ को संभाल कर रखता जो पाखी से जुड़ी हुई थी और वो पाखी से रिलेटेड कुछ भी नहीं भूलता था। आर्यन अभी अपनी सोच में गुम था, तभी उसका ध्यान अपने मोबाइल की रिंग से टूटता है और वो अपने मोबाइल में आ रहे कॉल को रिसीव कर उसे अपने कान में लगाकर बोला, हेलो भाई, आप कैसे हो? उद्धरण चिन्ह, मैं ठीक हूँ आर्यन, तुम कैसे हो? बोलते हुए दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। बोलते हुए आर्यन काफ़ी खुश होता है। जिसे ऐसे खुश देख दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या बात है, मेरा भाई तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, कहीं कोई लड़की तो नहीं मिल गई जिसे याद कर मेरा बच्चा इतना खुश है। बोलते हुए दूसरे तरफ मौजूद लड़का मुस्कुरा देता है, हाँ भाई, कुछ ऐसा ही समझो, मुझे मेरे सपनों की रानी मिल चुकी है जो बहुत जल्दी ही मेरे पास मेरे साथ होगी। बोलते हुए ही आर्यन मुस्कुरा देता है। जिसे ऐसे खुश देख दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं तेरे लिए काफ़ी खुश हूँ मेरे बच्चे। बोलते हुए दूसरी तरफ मौजूद लड़का मुस्कुरा रहा होता है। भाई, आप कब आओगे? आपको पता है आपके बिना ये घर कितना सुना लगता है। 5 साल हो गए आपको यहाँ से गए, मगर आप एक बार भी कभी लौट कर नहीं आए। आपको पता भी है मोम डैड आपके लिए कितना परेशान रहते हैं। बोलते हुए आर्यन उदास हो जाता है। वहाँ आना कौन नहीं चाहता है मेरे भाई, मगर मैं मजबूर हूँ जो वहाँ आ नहीं सकता हूँ। मगर तू फिक्र मत कर, तेरी शादी तक मैं जरूर तेरे पास आ जाऊँगा। जिसे सुन आर्यन खुश होकर कॉल रख देता है और जागती आंखों से अपनी सपनों की रानी के सपने देखते हुए सो जाता है। तो दूसरी तरफ मौजूद एक लड़का जो यही 26 से 27 साल का होगा, वो व्हीलचेयर पर बैठा अपने मोबाइल में किसी लड़की की फोटो निहारते हुए अपनी उदास आंखों के साथ बोला, तुम्हारे पास कौन नहीं आना चाहता? मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, मगर मैं इतना मजबूर हूँ जो मैं आ नहीं सकता तुम्हारे पास। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और शायद अब तो तुम मेरी शक्ल भी ना देखना चाहो, और हो सकता है शायद तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, मगर इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। पिछले 5 सालों से मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी मुझे पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मगर मैं ऐसे तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है। बोलते हुए उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगते। अगले दिन पाखी का घर, सुबह का समय, सारे लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग चेयर में बैठे हुए थे। तभी घर में रखा टेलीफोन बजता है, जिसकी आवाज़ सुन एक मेड जाकर कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है। जिसे सुन मेड पाखी के पास आ अपना सर झुकाकर बोला, मैडम आपसे मिलने मिस्टर आर्यन आए हैं। आर्यन, बोलते हुए ही पाखी कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर कुछ सोचकर मेड से बोली, गार्ड से बोलो मिस्टर आर्यन को इज्जत के साथ डोर तक लाकर छोड़े। इतना बोल पाखी कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। मोम, ये आर्यन कौन है और आपसे मिलने क्यों आए हैं? आयशा मेड की बात सुन हैरान होते हुए बोली, मिस्टर आर्यन हमारे बिजनेस पार्टनर है बेटा, और वह बिजनेस से रिलेटेड बातें करने ही यहाँ आए होंगे। पाखी प्यार से अपनी बेटी की बात सुन बोली, अच्छा तो आप अब घर पर भी बिजनेस की बातें करनी वाली है? वेरी बैड मोम। इतना बोल आयशा अपना मुंह बना लेती है। अरे आप ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो बेटा? पाखी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देख बोली, मोम आपने तो बोली थी आप यहाँ आने के बाद मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएगी, मगर आप शॉपिंग ले जाने की जगह अपना काम लेकर बैठ गई। बोलते हुए ही आयु अपना मुंह फुला लेती है। तो मोम की गुड़िया को शॉपिंग जाना है ताकि गुड़िया अपने लिए कुछ नए टॉय ले सके।
बोलते हुए पाखी काफी क्यूट सा फेस बनाकर आयु को देख रही होती है और उसे देखते हुए ही बोली, हम कल शॉपिंग जाने वाले हैं और मोम ने तो कल का अपना सारा दिन अपनी आयु के लिए ही निकाली है। इतना बोल पाखी मुस्कुरा देती है। सच में मोम, क्या हम सच में जाने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल मेरी गुड़िया, हम सच में जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन आयशा मुस्कुरा देती है। अभी पाखी अपनी बेटी के साथ बात कर ही रही थी, उतने में ही वहां पर आर्यन अपने हाथ में एक बड़ा सा बुके लिए आता है और आते ही पाखी को देख मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग मिस पाखी। बोलते बोलते ही वह रुक जाता है और वहां पर बैठे सारे लोगों को देख चेप जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर आर्यन। बोलते हुए पाखी अपनी जगह से खड़ी होती है और बड़े ही अंदाज के साथ आर्यन के पास जा खड़ी होती है और उसे देख बिना किसी भाव के साथ ही बोली, मिस्टर आर्यन आप इतनी सुबह यहाँ पर कैसे? बोलते हुए ही पाखी आर्यन के हाथ में पकड़ बड़ा सा बुके खुद ही ले लेती है। वो मैं आपको लेने आया था मिस पाखी। बोलते हुए आर्यन पाखी के सुंदर से चेहरे को देख मुस्कुराए जा रहा था। लेने पर क्यों? पाखी हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, जिस जगह पर हम हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च सेंटर बनाने वाले हैं उस जगह पर आज मोम ने भूमि पूजन रखा है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ मिस पाखी। बोलते हुए ही आर्यन पाखी को देखे जा रहा था। नॉट बैड मिस्टर आर्यन, हम नाश्ता करने के बाद चलते हैं, अगर आप लेट ना हो तो। इतना बोल पाखी उस बुके को एक टेबल पर रख आर्यन को भी चेयर पर बैठने का इशारा करती है। नो मिस पाखी, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ, आप अपना नाश्ता कर बाहर आ जाइए। बोलते हुए आर्यन बाहर जाने लगता है। मिस्टर आर्यन, हम नाश्ता करने के बाद चलते हैं। पाखी जाते हुए आर्यन का हाथ पकड़ उसे जाने से रोकते हुए बड़ी ही प्यारी सी आवाज में बोली, जिसे सुन आर्यन पाखी को मना नहीं कर पाता है और पाखी के बगल वाली चेयर पर ही बैठ जाता है, जिसे देख तनु का मुंह बन जाता है और वो बेसे ही अपना मुंह बनाए ही नाश्ता करने लगती है। थोड़ी ही देर में सबका नाश्ता हो जाता है, जिसके बाद पाखी आर्यन के साथ वहां से चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद ही आर्यन की कार एक खाली मैदान वाली जगह पर रुकती है, जो काफी ही बड़ा मैदान था और वहीं पर एक तरफ पूजा की तैयारी हो रखी थी, साथ ही वहां पर काफी सारे गार्ड और पंडित जी के साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। आर्यन पाखी को लेकर उसी जगह पर आ जाता है। मोम मिस पाखी। बोलते हुए आर्यन अपनी मोम से पाखी को मिलाते हुए बोला, हेलो मिसेस पाखी। बोलते हुए आर्यन की मोम अपना एक हाथ बढ़ाती है। हेलो मिसेस रघुवंशी। पाखी अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लिए उन्हें देखते हुए अपना हाथ मिलाती है और अपने आसपास की जगह को देखने लगती है। मिसेस पाखी आइए, पूजा का समय हो गया है। इतना बोलते हुए ही आर्यन की मोम पाखी को पूजा की तरफ इशारा करती है, जिसे देख पाखी सभी के साथ बैठ जाती है और पंडित जी भी भूमि पूजन की पूजा करवाने लगते हैं। जिसे होते देख पाखी के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और उसके चेहरे की इस चमक को कोई भी नहीं देख पाता है और वो सभी अभी पूजा कर ही रहे थे, तभी वहां पर अचानक से करीब 3 से 4 गुंडों से भरी जीप एक तेज आवाज के साथ आकर रुकती है, जिसकी आवाज सुन सबका ध्यान सामने की तरफ जाता है और जैसे ही सारे ही अपने सामने खड़े गुंडों को देखते हैं, बेसे ही सब हैरान हो जाते हैं और इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, सारे गुंडे उन सभी लोगों को देख बोले, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी इजाजत के बिना यहाँ आकर पूजा कर रहा है। इतना बोल सारे गुंडे आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देख आर्यन की मोम और आर्यन काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही पाखी भी उसी हैरानी के साथ उन गुंडों को देखने लगती है। कौन हो तुम सब और यहाँ पर क्या करे रहे हो? ये जगह सरकार की है और सरकार से परमिशन लेने के बाद ही हम इस जगह पर हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। तो तुम कौन हो जो इस तरह हमारी पूजा खराब करने आए हो? आर्यन की मोम उन गुंडों को देख बोली, जगह सरकारी हो या प्राइवेट फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर कुछ भी बनाना है तो उसके प्रॉफिट का 30 केयर ऑफ हमें देना होगा, तभी यहाँ पर तुम लोग काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से निकलो। बोलते हुए वो पूजा की जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुक जाओ तुम सब जो भी हो, यहाँ पर हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो भी सरकार की परमिशन के साथ, और ये जगह भी सरकारी है। हम कोई भी काम गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो तुम लोग कौन होते हो हमसे 30 केयर ऑफ मांगने वाले? 30 केयर ऑफ क्या, एक फूटी कौड़ी भी तुम जैसे गुंडों को नहीं मिलेगी। अब चुपचाप से यहाँ से जाओ या पुलिस बुलाओ। आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में उन गुंडों से देख बोला, जो पूजा की जगह पर आगे बढ़ रहा था। जिसे बुलाना है बुला ले, हम भी देखते हैं कौन हमें रोकता है, या तो 30 केयर ऑफ दो, नहीं तो इस जगह से निकलो। बोलते हुए वो गुंडा हंसने लगता है।
तुम सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इन गुंडों को। आर्यन की मोम अपने सारे गार्ड को देख कर बोली, जिसे सुनते ही सारे गार्ड उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगते हैं और गुंडे भी गार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ ही मिनट में वहां पर लड़ाई होने लगती है। उन गुंडों के पास चाकू, बेट, डंडा जैसी चीजें होती है। तो आर्यन की मोम के सारे ही गार्ड स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए गार्ड होते हैं, जिनके सामने वो गुंडे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। और जैसे ही उस गुंडे का बॉस देखता है, उसके सारे ही साथी हार रहे हैं। ये देख वो गुंडा आर्यन की मोम और पाखी को देखता है जो एक तरफ खड़े होते हैं, और मौका देखते ही गुंडों को बॉस पाखी को झपट लेता है, जिस कारण पाखी जोर से चीखी। आह! क्या लगता है आप सभी को क्या होगा? अब आगे क्या वो गुंडा पाखी को मार देगा? आगे की कहानी जानने के लिए मुझे फॉलो करें और कमेंट करते हुए जाए। जैसे ही वो गुंडा देखता है, उसके सारे ही आदमी उन गार्ड के सामने टिक नहीं पाए और सभी की हालत काफी खराब हो चुकी है। ये देख वह गुंडा एक तरफ खड़ी पाखी और आर्यन की मोम को देखता है, जिन्हें देखते ही उस गुंडे के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो जल्दी से पाखी के पास जा उसके सर पर अपनी गन रख देता है। ये सब वो गुंडा इतनी जल्दी में करता है जिस कारण किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है और उस गुंडे के खुद को पकड़ सर पर गन रखने से पाखी की तेज चीख निकल पड़ती है, जिसे सुनते ही सबकी नज़र पाखी पर जाती है। तो सभी ये देख हैरान होते हैं। उस गुंडे ने पाखी के सर पर गन तान रखी है, जिसे ऐसे देख सब डर जाते हैं। और आर्यन की तो मानो सांसें ही अटक जाती है। उन्हें छोड़ दो, ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम उसे जाने दो। बोलते हुए ही आर्यन उस गुंडे को देखने लगता है। हाँ प्लीज उन्हें छोड़ दो, तुम्हें पैसे चाहिए, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, पर प्लीज उन्हें छोड़ दो। आर्यन की मोम भी उस गुंडे को देख बोली, छोड़ दूँ? वो भी इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैं तुमसे बस 30 कैरोफी मांग रहा था, मगर अब नहीं, अब मैं इस लड़की को यहीं पर मार कर खत्म कर दूंगा। इतना बोल वो गुंडा पाखी के सर पर रखी गन की ट्रिगर पर उंगली रख देता है, जिसे देख पाखी डर जाती है और अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ आर्यन को देखने लगती है। जब आर्यन पाखी की आंखों में ऐसे आंसू देखता है तो उसका दिल तो मानो टूट ही जाता है। और इससे पहले वो गुंडा पाखी पर गोली चला पाता, आर्यन पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उस आदमी के हाथ पर दे मारता है, जो जाकर सीधे निशाने पर लगता है और उस गुंडे के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है और वो गुंडा दर्द से चीखने लगता है, आह! जिसे देख आर्यन जल्दी से उस गुंडे के पास जाता है और उस पर अपने लात बरसाने लगता है। वो गुंडा भी आर्यन के साथ लड़ने लगता है। कभी आर्यन उस गुंडे को मारता तो कभी गुंडा आर्यन को मारता है और ऐसे ही कुछ ही देर में आर्यन उस गुंडे को धूल चटा देता है और वो गुंडा भी बेहोशी की हालत में आकर जमीन में पड़ा होता है, जिसे अपने पैर से फुटबॉल की तरह मारते हुए आर्यन चिल्लाया, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मिस पाखी पर गन चलाने की और उन सब में उन्हें बीच में लाने की? बोलते हुए वो बस उसे लात से मारे जा रहा था। शांत हो जाओ बेटा, छोड़ दो उसे, तुम क्यों उसे मारकर अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो? बोलते हुए आर्यन की मोम उसे उस गुंडे से दूर करती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उन सारे गुंडों को पकड़ अपने साथ ले जाती है। पाखी बस अपनी जगह पर खड़ी किसी पत्थर की तरह जम जाती है और उसकी आंखों से अभी भी बस आंसू बह रहे होते हैं, जिसे ऐसे देख आर्यन और उसकी मोम दोनों ही पाखी के पास जा उसे देखने लगते हैं। मिस पाखी, जैसे ही आर्यन की मोम इस बात को बोलती है, वैसे ही पाखी थोड़े गुस्से में उन्हें देख बोली, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट पसंद है, नुकसान नहीं। ठीक वैसे ही जिस जमीन पर हम काम शुरू कर रहे हैं उस जगह पर कोई परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है मिसेस रघुवंशी। बोलते हुए पाखी की आवाज थोड़े गुस्से से भरी थी। मुझे माफ कर दीजिए मिस पाखी, शायद कोई गलत फहमी हो गई है। बोलते हुए वो पाखी को जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, वैसे ही पाखी अपना एक हाथ दिखा उन्हें शांत रहने का इशारा करती है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इसलिए आई क्योंकि मैं यहाँ आकर आपके साथ काम कर सकूं। साथ ही ये हॉस्पिटल बनाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर आज जो भी हुआ उसे देख मुझे लगता है अब हमें साथ में काम नहीं करना चाहते। इतना बोल पाखी वहां से आगे बढ़ जाती है। जिसे ऐसे आगे बढ़ते देख आर्यन और उसकी मोम को समझ ही नहीं आता अब वो क्या करे और कैसे पाखी को जाने से रोके। आर्यन की मोम पाखी को ऐसे जाते देख काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि उनके लिए उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे वो इतनी आसानी से अपने हाथ से निकलते नहीं दे सकती थी। अपनी मोम को ऐसे परेशान देख आर्यन उन्हें आंखों के इशारे से ही सब संभालने का बोल पाखी के पीछे ही जाने लगता है।
पाखी भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ आगे चल रही थी। पाखी की चाल ऐसी थी जैसे कोई हिरनी चल रही हो। इस समय पाखी के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और वो वहां से आगे बढ़ रही होती है। मिस पाखी मेरी बात सुनिए। मिस पाखी बोलते हुए आर्यन पाखी के पीछे ही आ रहा होता है। आर्यन की बात सुन पाखी अपनी जगह पर ही रुक जाती है। तब आर्यन जल्दी से पाखी के पास ही आकर बोला, मिस पाखी, आप ऐसे अकेली कहाँ जा रही हो? रुको, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बोलते हुए आर्यन जोर से हाँफने लगता है क्योंकि वो काफी तेज चलते हुए पाखी के पीछे आया था। आर्यन की बात सुन पाखी कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस अपनी जगह पर ही रुक जाती है। जिसे रुकी देख आर्यन चैन की सांस लेता है और जल्दी से अपनी कार पाखी के पास लाकर रोक देता है। पाखी भी बिना कुछ बोले ही आर्यन की कार में बैठ जाती है क्योंकि वो आई तो आर्यन की कार से ही थी और पाखी के कार में बैठते ही आर्यन उसे लेकर निकल जाता है। जिसके वहां से जाते ही आर्यन की मोम काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, पता लगाओ ये सब किसका काम है और ये किसने किया है? क्या ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है या कुछ और बात है? मुझे सब कुछ जानना है। सुना, तुम सबने मुझे सब जानना है। कोई भी मुझसे मेरा ड्रीम नहीं छीन सकता है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, 10 साल पहले देखा गया मेरा सपना है जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाई। मगर आज जब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है तो कोई आकर ऐसे मेरे सपने को मुझसे छीन नहीं सकता है। बोलते हुए आर्यन की मोम काफी जोरों से चिल्लाई जा रही थी, जिनका गुस्सा देख सारे गार्ड डर जाते हैं। तो क्या लगता है आपको क्या होगा? कहानी में आगे आखिर कौन थे ये गुंडे जिन्होंने आकर इस तरह पूजा खराब की? ये किसी की सोची समझी साजिश है या फिर कोई और बात है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और जाने से पहले मुझे फॉलो करते जाए और हाँ, कमेंट करना ना भूले। कार में पाखी एकदम शांत बैठी होती है, जिसे ऐसे शांत देख आर्यन को समझ नहीं आता वो बात करे भी तो कैसे करे, क्योंकि पाखी के चेहरे पर इस समय काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिसे देखकर आर्यन की हिम्मत नहीं होती वो कुछ भी बोलकर पाखी को और गुस्सा दिलाए, जिस कारण आर्यन भी खामोशी के साथ ही कार ड्राइव करते हुए पाखी से बात कैसे किया जाए सोच रहा होता है। और पाखी, उसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं होते हैं, वो बस खामोशी के साथ बाहर की तरफ देख रही होती है। कुछ समय बाद आर्यन अपनी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकता है, जिसे वहां पर कार रोकते देख पाखी उसे हैरानी के साथ देखने लगती है। प्लीज मिस पाखी, क्या हम साथ में एक कॉफी पी सकते हैं? बोलते हुए ही आर्यन काफी क्यूट और प्यारा लग रहा होता है, साथ ही वो बड़ी उम्मीद लिए पाखी को देख रहा होता है। मिस्टर आर्यन, क्या आप मुझे मेरे घर नहीं छोड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं मैनेज कर सकती हूँ। इतना बोलते हुए ही पाखी थोड़ी नाराज सी होती है, जिसे ऐसे इस तरह से नाराज देखकर आर्यन को समझ नहीं आता वो कैसे पाखी से बात करे। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो वापस से अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोला, उद्धरण चिन्ह, प्लीज पाखी प्लीज, बस 10 मिनट, क्या तुम अपने 10 मिनट मुझे दे सकती हो? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। जो कुछ भी हुआ वो सब किसी की साजिश हो सकती है, या कोई नहीं चाहता होगा उस जगह पर हम हॉस्पिटल बनाएं, इसलिए किसी ने वो सब किया। तुम मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। इतना बोल आर्यन काफी ज्यादा आस भरी नजरों से पाखी को देखे जा रहा था और इस समय आर्यन का फेस ऐसा था जैसे अगर पाखी ने अब मना की तो सच में आर्यन रो पड़ेगा। ठीक है, दिए तुम्हें मैंने 10 मिनट, पाखी आर्यन के रोनू से चेहरे को देखकर बोली। थैंक यू मिस पाखी, थैंक यू सो मच। बोलते हुए आर्यन काफी खुश होने लगता है और पाखी को देख मुस्कुराते हुए बोला, मिस पाखी, क्या हम कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं प्लीज? बोलते हुए आर्यन वापस से अपना मासूम सा फेस बना लेता है, जिसे ऐसे देखना चाहते हुए भी पाखी के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस उन गुंडों को अपने साथ पकड़ कर ले जा रही होती है, मगर बीच रास्ते में ही पुलिस अपनी कार रोक देती है, जिसे ऐसे आधे रास्ते पर रुकी देख गुंडे एक दूसरे को देखने लगते हैं। चलो बाहर निकलो तुम सब और यहाँ से अब जाओ, और याद रहे वापस लौटकर इस जगह पर नहीं आना, नहीं तो मैडम तुम सबकी जान ही ले लेंगी। बोलते हुए एक ऑफिसर उन गुंडों को कार से बाहर निकलने का बोलता है, जिसे सुन सारे आदमी पुलिस कार से बाहर निकल जाता है। सारी हड्डियां तोड़ दी रे उन काले कपड़े पहने मुसंडों ने हम सबकी। हमें तो बोला गया था थोड़ी सी ही पिटाई होगी, मगर यहाँ पर तो इतनी सारी पिटाई कर दी। बोलते हुए एक गुंडा अपना पैर पकड़कर जमीन पर ही बैठ जाता है। सही बोला भाई, अगर पता होता इतनी मार पड़ने वाली है
तुम्हें तो यहाँ पर आता ही नहीं, बोलते हुए ही वो गुंडा भी अपना सर पकड़ लेता है। तुम सब यहाँ ऐसे बैठकर क्या कर रहे हो? जल्दी से उस एम्बुलेंस कार में बैठो और यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम लोगों को किसी ने देखा तो इससे भी बुरी पिटाई होगी। बोलते हुए वह ऑफिसर उन सभी गुंडों को पास में खड़ी एम्बुलेंस कार में बिठा वहां से भेज देता है। और उन गाड़ियों के जाते ही वो ऑफिसर अपना मोबाइल निकाल किसी को कुछ मैसेज टाइप कर खुद भी वहां से चला जाता है। इधर आर्यन की मोम अपने ऑफिस आ चुकी थी, मगर इस समय वह काफी ज्यादा परेशान थी और उसी परेशानी में वह अपने केबिन में ही चक्कर लगाए जा रही थी। इस समय आर्यन के पिता भी अपनी पत्नी के केबिन में ही बैठे उन्हें ऐसे परेशान होते हुए देख रहे होते हैं। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो मोहिनी? आर्यन गया है ना, वो सब हैंडल कर लेगा। आर्यन के पिता अपनी पत्नी को ऐसे परेशान होते हुए देख बोले। परेशान कैसे ना हो, आपको अच्छे से पता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है। 10 साल पहले मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोची थी, मगर तब हमारे अपने बिजनेस में काफ़ी सारी परेशानी चल रही थी जिस कारण मैं उस समय इसके बारे में भूल ही गई थी। मगर आर्यन वो पिछले 3 साल से इस पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसने पिछले 3 साल से मिस पाखी का इंतजार किया है। और मिस पाखी सिर्फ इस प्रोजेक्ट की 100 केयर ऑफ इन्वेस्टर ही नहीं, हमारी बिजनेस पार्टनर भी है और वो करोड़ों रुपये हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रही है। पर अगर उन्होंने अब हमारे साथ काम करने से मना किया तो हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तुम्हें पता भी है, अगर मिस पाखी हमारे साथ काम करने से मना करती है तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे तो सोच सोचकर ही काफ़ी डर लग रहा है। बोलते हुए आर्यन की मोम काफ़ी परेशान हो रही होती है। शांत हो जाओ मोहिनी, अपने बेटे पर भरोसा रखो, वो सब संभाल लेगा। बोलते हुए आर्यन के डैड अपनी पत्नी को किसी तरह से शांत करते हैं। रेस्टोरेंट। मिस पाखी, अब तो आप समझ गई होगी ना, जो कुछ भी हुआ वो किसी की साजिश हो सकती है। ये हमारे कोई राइवल हो सकते हैं या कोई ऐसा जो नहीं चाहता हम हॉस्पिटल को बनाएं, क्योंकि अगर हमारा हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च सेंटर बनता है तो यहाँ पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब किसी ने जानबूझकर किया हो, क्योंकि वो जमीन मोम ने सरकार से ली ही हॉस्पिटल बनाने के लिए और उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं। आर्यन काफ़ी देर से पाखी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और पाखी वो बस शांति से आर्यन की बातों को सुन रही होती है। और आर्यन की बात सुनने के बाद वो अपने मोबाइल में समय देखती है। मिस्टर आर्यन, 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना बोल पाखी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, मगर पाखी की बात सुन आर्यन का चेहरा लटक जाता है और वो मायूस सा हो जाता है। मिस्टर आर्यन, क्या आप मुझे अपना ऑफिस नहीं दिखाओगे? पाखी चलते हुए रुक जाती है और पीछे पलटकर आर्यन को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। मगर पाखी की बात सुनते ही आर्यन के मुरझाए हुए फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो जोर से हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। आर्यन की कार अपने ऑफिस के बाहर आकर रुकती है और आर्यन जल्दी से अपनी कार से बाहर निकल पाखी की साइड जा जल्दी से कार का डोर खोल अपना एक हाथ पाखी के सामने कर देता है और उम्मीद करने लगता है पाखी उसका हाथ थाम लेंगी। मगर आर्यन की सोच से उलट पाखी आर्यन के आगे आए हाथ को पूरी तरह से इग्नोर कर खुद ही कार से बाहर निकल जाती है, जिसे देख आर्यन जल्दी से अपना हाथ अपनी तरफ कर अपना सर खुजाते हुए खुद ही मुस्कुराने लगता है। मिस पाखी, चलिए, आज मैं आपका गाइड हूँ और मैं गाइड बनकर ही आपको आज अपना ऑफिस दिखाता हूँ। इतना बोल आर्यन बड़े ही अंदाज के साथ अपना सर पाखी के आगे झुका लेता है, जिसे ऐसे देख पाखी कुछ भी नहीं बोलती है बल्कि वो खुद ही आगे बढ़ जाती है। जिसे आगे जाते देख आर्यन वापस से अपना सर खुजाता है और खुद भी पाखी के पीछे चल रहा होता है। आर्यन और पाखी को देख इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पाखी इस कंपनी की बॉस हो और आर्यन पाखी का असिस्टेंट या मैनेजर। आसपास के लोग जब उन दोनों को साथ में देखते हैं तो सबकी आंखें उन दोनों पर ही जम जाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में काफी ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। खासकर पाखी की खूबसूरती देख तो किसी की भी नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, फिर वो चाहे लड़के हो या लड़की। दूसरी पिक मिली नहीं तो इसे ही लगा दी स्माइल। आर्यन पाखी को अपने साथ सारा ऑफिस घुमाता है और उसे एक एक कर सारे फ्लोर पर ले जाकर हर एक डिपार्टमेंट दिखाता है। वो दोनों जिस भी जगह जाते वहां पर मौजूद सारे एम्प्लॉय बस उन दोनों को ही देखते रहते और चाहकर भी उन दोनों से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि आर्यन और पाखी दोनों साथ में किसी हस्बैंड वाइफ की तरह ही लग रहे होते हैं।
आर्यन किसी गाइड की तरह ही पाखी को हर डिपार्टमेंट में ले जाकर उसे सारी चीज़ों को बता और समझा रहा था। और पाखी भी बड़ी ही शांति से सब देख और सुन रही होती है। कुछ समय बाद ही आर्यन पाखी को सारा ऑफिस दिखा देता है और वो उसे अपने केबिन ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक केबिन पड़ता है, जिसे देख पाखी के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वो उस केबिन के बाहर लिखे नाम को ही देखने लगती है। क्या हुआ मिस पाखी, एनी प्रॉब्लम? बोलते हुए वो पाखी को देखने लगता है। ये केबिन किसका है और ये बंद क्यों है? पाखी थोड़ा हैरान होते हुए आर्यन से बोली। ये केबिन तो मेरे बड़े भाई का है। आर्यन पाखी की नजरों का पीछा कर सामने देखते हुए बोला। तो फिर ये बंद क्यों है और तुम्हारा भाई वो कहाँ पर है? पाखी वापस से हैरान होकर बोली। मिस पाखी, बात कुछ ऐसी है, मेरे भाई ना काफ़ी समय से इंडिया से बाहर है और वो वहीं पर रहकर वहाँ का ऑफिस संभाल रहे हैं। इसलिए ये केबिन बंद है क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे भाई के केबिन में जाए या उनकी चेयर पर बैठे। बोलते हुए आर्यन उस केबिन को ही देखने लगता है। लगता है मिस्टर आर्यन आप अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। बोलते हुए पाखी बड़े ही गौर से आर्यन के चेहरे को देख रही होती है, जिसे वो काफ़ी अच्छे से पहचानती थी। सिर्फ प्यार नहीं मिस पाखी, मेरे लिए मेरे भाई मेरी सारी दुनिया है और भाई के लिए उनकी दुनिया में हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। बोलते हुए आर्यन मुस्कुरा रहा होता है, जिसे ऐसे मुस्कुराते देख पाखी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। दूसरी तरफ आयशा घर पर अपने नानू साथ अकेली बैठी बोर हो रही थी और उसे यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिस कारण आयु अपने नानू से बोली, ओहो नानू, मुझे यहाँ पर आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, ना ही मैं किसी से बात कर सकती हूँ। मोम, मासी और मामू तीनों तो अपने अपने काम पर चले गए और हम दोनों यहाँ पर बोर हो रहे हैं। बोलते हुए वो अपना मासूम सा फेस बना लेती है, जिसे देख नानू बोले, आयु को बोर लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। हाँ नानू, मुझे बोर लग रहा है, क्या मैं मोम से बात कर सकती हूँ? बोलते हुए आयु बड़ा ही क्यूट सा फेस बना लेती है, जिसे ऐसे देख मिस्टर जैन उसे मना नहीं कर पाते हैं और उसे हाँ में जवाब देते हैं, जिसे देख आयु जल्दी से अपना खुद का मोबाइल निकाल अपनी मोम का नंबर डायल कर देती है। इधर पाखी आर्यन के केबिन में बैठी हॉस्पिटल की डिज़ाइन देख रही होती है और आर्यन उसे बता रहा होता है किस जगह पर क्या बनने वाला है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही टेबल पर रखा पाखी का मोबाइल रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही दोनों का ध्यान काम से हट जाता है और पाखी एक एक्सक्यूज मी बोल जैसे ही मोबाइल उठाती है, वैसे ही उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से कॉल रिसीव कर जैसे ही अपने कान में मोबाइल लगाती है, वैसे ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मोम, मुझे यहाँ बहुत बोर लग रहा है, क्या आप फ्री होकर मुझे बाहर घुमाने ले जा सकती हैं? प्लीज़ मोम, क्या हम आज बाहर नहीं चल सकते? आयु को यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते हुए ही आयु की आवाज़ काफ़ी उदास सी होती है। ठीक है बेटा, मोम आपको बाहर घुमाने लेकर जाएगी, अब तो आप खुश हो ना? जिसे सुन आयु जोर से हाँ में अपना सर हिलाते हुए यस मोम बोलती है और कॉल कट कर देती है। पाखी के मोबाइल का साउंड तेज होता है, जिस कारण दूसरी तरफ से आ रही आयु की आवाज़ आर्यन भी काफ़ी अच्छे से सुन लेता है। मिस पाखी, क्या आपकी एक बेटी भी है? आर्यन काफ़ी हैरानी के साथ बोला। हाँ मिस्टर आर्यन, मेरी एक 4 साल की बेटी है, पाखी बिना किसी भाव के बोली। मगर पाखी की बात सुन आर्यन थोड़ा हैरान होता है। सुबह जब आर्यन आया था तब तक आयशा अपने कमरे में चली गई थी, जिस कारण आर्यन उसे देख नहीं पाया था। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और आपके हस्बैंड? आर्यन पाखी को देखते हुए बोला। आर्यन की बात सुन पाखी के सामने आयान का चेहरा आ जाता है और उसकी बोली गई हर एक बात पाखी के कानों में गूंजने लगती है, जिसे याद करते ही पाखी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसका मन कड़वाहट के साथ भर जाता है। और उसी कड़वाहट के साथ पाखी आर्यन को देख बोली, मैं एक सिंगल मदर हूँ। इतना बोल पाखी अपनी आंखों में आई नमी अपने हाथ से साफ करने लगती है, मगर पाखी की बात सुन आर्यन सोच में पड़ जाता है, जिसे ऐसे सोच में गुम देख पाखी की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है और होठों पर शैतानी चमक। पाखी अंदर ही अंदर खुश होते हुए बोली, बहुत जल्द आयान रघुवंशी, बहुत जल्द ही मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चिट छीन लेने वाली हूँ और मैं अपने मकसद के काफ़ी करीब पहुँच चुकी हूँ। मगर अफसोस की बात है, तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना सोचते हुए पाखी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, मगर बाहर से उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें होती हैं। अगले दिन आयशा
तनु, पाखी तीनों ही लड़कियां शॉपिंग के लिए यहाँ के सबसे बड़े मॉल आती हैं। इस समय पाखी आयु के साथ चाइल्ड सेक्शन में कपड़े देख रही होती है और आयु एक चेयर पर बैठी आराम से जूस पी रही होती है। पाखी बड़े ध्यान से आयु के लिए कपड़े देख रही होती है और आयु भी अपनी मोम को ऐसा करते देख रही होती है। ठीक वैसे ही तनु भी कुछ काउंटर मेजा ड्रेस देख रही होती है, खुद के लिए नहीं बल्कि पाखी और उसके लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही यहाँ पर एक बड़ी और ग्रैंड पार्टी रखने वाली थी, जिसलिए वो ड्रेस देख रही होती है। और उन तीनों की ही तरह इसी मॉल में आर्यन भा अपने पर्सनल असिस्टेंट नील के साथ आया होता है, शॉपिंग करने नहीं बल्कि पाखी का पीछा करते हुए। पाखी अपने हाथ में कुछ कपड़े लिए पीछे पलटती है, तभी वह सामने से आ रहे आर्यन से टकरा जाती है, या यूं बोलो आर्यन जानबूझकर पाखी से टकरा जाता है। और जैसे ही पाखी आर्यन से टकराती है, वैसे ही वो हाई हील होने के कारण फिसल कर गिरने वाली होती है, मगर वो गिर पाती उससे पहले ही आर्यन बड़े ही फिल्मी अंदाज में पाखी को उसकी कमर से पकड़कर थाम लेता है और पाखी वो गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, जिसके साथ ही पाखी के दोनों हाथ आर्यन के सीने पर चले जाते हैं। तभी किसी के मोबाइल में एक सॉन्ग बजने लगता है, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, जिसे सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो बड़े ही प्यार से पाखी के सुंदर से चेहरे को देखने लगता है। और अब तक पाखी भी अपनी आंखें खोल चुकी थी और वो भी आर्यन की आंखों में खोते हुए उसे ही देख रही होती है। इस समय पाखी और आर्यन दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए बस एक दूसरे को ही प्यार देखे जा रहे होते हैं। तभी दोनों के कानों में किसी बच्ची के हंसने की आवाज आती है, हाँ 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 हाँ, जिसे सुन पाखी और आर्यन दोनों ही अपने होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने सामने देखने लगते हैं, जहां आयु उन दोनों को बेसे देख जोरों से हंस रही होती है, जिसे ऐसे हंसते देख पाखी झेप जाती है और नीचे गिरे कपड़ों को उठाने लगती है। मगर आर्यन वो तो बस काफी ज्यादा हैरानी के साथ हंस रही आयु को देख रहा होता है, जिसे देखकर आर्यन काफी ज्यादा हैरान होता है। पाखी आर्यन को अपनी तिरछी नजर से देख रही होती है, जिसे इस तरह से हैरान देख पाखी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, मगर जल्दी ही वो उस चमक को छुपा लेती है और खड़ी होकर अपनी बेटी को देख बोली, आयु बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हंस रही हो। बोलते हुए ही पाखी अपनी बेटी के पास आ जाती है, मोम ये अंकल कितने हैंडसम हैं ना, और इन्होंने तो आपको गिरने से भी बचा लिए, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। बोलते हुए ही आयु मुस्कुराने लगती है, मगर आयु के मुंह से पाखी के लिए मोम शब्द सुनकर आर्यन की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रहती है। वो बस हैरानी से कभी आयु को तो कभी पाखी को देख रहा होता है। हीरो की तरह संभाले नहीं बेटा, इन्हीं के कारण आपकी मोम गिरने वाली थी और इन्होंने अगर मुझे गिरने से बचाया तो कोई एहसान नहीं किया। बोलते हुए पाखी आयशा के पास आ जाती है और उसके होठों पर लगा हल्का सा जूस उसे अपने हाथ में पकड़े रुमाल से साफ कर देती है। हम तो मोम अंकल की वजह से आप गिरने वाली थी, तो अंकल ने ही आपको बचा भी लिए ना, इतना बोल आयु मुस्कुराने लगती है। अंकल क्या हुआ, आप ऐसे मोम और मुझे हैरान नजरों से क्यों देख रहे हो, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। आयु विहान को इस तरह हैरान होकर खुद को देखते हुए पाकर खुद भी हैरानी के साथ बोली, मिस पाखी क्या ये सच है, क्या ये बच्ची आपकी बेटी है। बोलते हुए ही विहान काफी ज्यादा हैरान होकर पाखी को देख रहा होता है। यस मिस्टर आर्यन, ये मेरी बेटी आयशा है, जो अभी मात्र 4 साल की है। इतना बोल वो आर्यन को तिरछी नजरों से देखने लगती है और जब वो आर्यन के चेहरे के भाव को देखती है तो पाखी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। क्या अजीब इत्तेफाक है, अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए मिस पाखी, आपकी बेटी तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है, जैसे ये आपकी बेटी हो। पाखी आर्यन की बात बीच में ही काट खुद ही उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, मगर पाखी की बात सुन आर्यन उसे हैरान होकर देखने लगता है। मोम क्या ये सच है, क्या ये अंकल मेरे डैडी है। अपनी मोम की बात सुन आयु चेयर से नीचे उतर जाती है और आर्यन के सामने खड़ी होकर उसे अपनी चमकती आंखों से देखते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, नहीं बेटा ये आपके डैडी नहीं है। पाखी काफी ज्यादा मायूस होते हुए बोली और अपनी मोम की बात सुनते ही आयशा का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा सा जाता है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो अपनी आंखों में उसी नमी को लिए अपनी मोम को देखते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, तो फिर मेरे डैडी कहाँ है मोम, क्यों वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। सारे बच्चों के पास तो उनके डैडी है, मगर मेरे ही पास मेरे डैडी क्यों नहीं है। बोलते हुए आयु रो पड़ती है,
मगर अपनी बेटी की इस बात को सुनते ही पाखी की आंखों में भी हल्की सी नमी आ जाती है और वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। साथ ही उसकी भी आंखों से काफी ज्यादा आंसू बहने लगती हैं। पाखी बेसे ही अपने मन में बोली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारे डैडी क्यों हमारे साथ नहीं है। मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं, मैं एक छोड़ी हुई औरत हूँ जिससे तुम्हारे पिता ने शादी तो की मगर इस्तेमाल कर छोड़ भी दिया और तुम उसी की निशानी हो। और उस इंसान ने एक बार भी पलट कर कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं, ना ही ये जानने की कोशिश की मैं जिंदा भी हूं या मर गई। उस इंसान ने तो अपने घमंड में आकर मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी। मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। सोचते हुए ही पाखी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इस समय उन दोनों ही माँ और बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, जिन्हें ऐसे रोते देख आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसकी भी आंखें भीगने की कगार पर आ जाती हैं। मगर वो अपनी आंखों की नमी अपनी आंखों में ही दबा उन दोनों को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। तनु एक तरफ दूर खड़ी इस नज़ारे को देख रही होती है और आयु को इस तरह से रोते देख उसकी भी आंखें हल्की सी नम होती हैं। आयु, क्या आपके लिए मोम ही मोम और डेट दोनों नहीं है बेटा, क्या आपको डेडी भी चाहिए। बोलते हुए पाखी अपनी बेटी से अलग होकर उसे देखने लगती है। मोम, आप मेरे लिए सबसे अच्छी और प्यारी मोम हो, पर मुझे आपके साथ डेडी भी चाहिए। बोलते हुए आयु की आंखों में वापस से नमी आ जाती है, जिसे देख पाखी का दिल टूटने सा लगता है। आयु, एक बात बताओ, क्या आपको अंकल पसंद है। विहान आयु को अपनी गोद में उठाकर बोला। आप काफी ज्यादा हैंडसम हो अंकल, आयु अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली। और मेरी मोम भी काफी ज्यादा सुंदर है और आप आयु को पसंद भी हो। इतना बोल आयु जल्दी से विहान के गालों पर किस कर देती है, जिसकी किस पाकर विहान के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो पाखी की तरफ देखता है जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही होती है। अगर आपकी मोम चाहे तो हम साथ आ सकते हैं बेटा, और मैं आपका डैडी भी बन सकता हूँ, मगर ये सब आपकी मोम की एक हाँ या ना पर डिपेंड करता है। जैसे ही आर्यन इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही पाखी गुस्से में आकर आर्यन की गोद से आयु को ले वहां से चली जाती है और आर्यन बस हैरान और मायूस नजरों से जाती हुई पाखी को देखते रहता है। क्या लगता है आपको, क्या होगा, कहानी में आगे क्या मोड़ लेगी। आर्यन, पाखी और आयान, इन तीनों की जिंदगी आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। आर्यन अपने कमरे में बैठा काफी ज्यादा मायूस सा होता है और उसे समझ नहीं आता है वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने बार बार बस आयशा का ही चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर आर्यन को अपने दिल में काफी सुकून मिल रहा होता है। आर्यन को ऐसा लगता है जैसे आयु के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता है, पर वो क्या है ये उसे मालूम नहीं था। मगर पहली ही मुलाकात में आर्यन को आयु से एक अपनेपन का एहसास होता है, जिसे महसूस कर उसे काफी अच्छा लग रहा था। वैसे आर्यन का सोचना गलत नहीं था, आयु और उसका काफी गहरा रिश्ता है जो उसे मालूम नहीं है। आर्यन अभी आयु और पाखी के बारे में सोच ही रहा होता है और उसे पाखी का ऐसे चले जाना काफी बुरा लग रहा था। अभी वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी उसकी मोम उसके रूम में आ जाती है और अपने बेटे को इतनी गहरी सोच में गुम देख वो उसके पास ही बैठ जाती है और अपने बेटे के कंधे पर अपना एक हाथ रख देती है, जिसे महसूस कर आर्यन अपने होश में आता है और अपनी मोम को देखने लगता है। आर्यन बेटा, कुछ हुआ है जो तुम ऐसे इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हो। बोलते हुए आर्यन की मोम मोहिनी उसे बड़े ही ध्यान के साथ देखने लगती है। कुछ नहीं मोम, बस मैं ऑफिस के बारे में ही सोच रहा था। इतना बोल आर्यन अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। आर्यन, क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो जो अपनी मोम से भी बातें छुपाने लगे हो। बोलते हुए आर्यन की मोम अपने बेटे को ध्यान से देखने लगती है और उसे बेसे ही देखकर बोली, बताओ बात क्या है। उद्धरण चिन्ह। मोम, अगर मैं ये बोलूं मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है, मगर वो लड़की कुंवारी नहीं शादीशुदा है और एक 4 साल की बेटी की माँ भी है, तो आप क्या करोगी। आर्यन अपनी मोम की बात सुन कुछ देर खामोश रहता है और काफी सोचने के बाद वो अपनी मोम को देख बोलता है और अपनी बात खत्म होते ही अपनी मोम के कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। कभी नहीं, मैं अपने बेटे की शादी कभी किसी शादीशुदा लड़की से बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, खासकर तब जब उसकी एक बेटी भी हो। बोलते हुए आर्यन की मोम अपने बेटे से काफी नाराज नजर आती है। पर मोम, इतना बोल आर्यन उन्हें देखने लगता है और देखते हुए ही बोला, मोम मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं पसंद ही नहीं बल्कि उसे काफी ज्यादा प्यार भी करता हूँ। और मोम, मैंने सोच लिया है, अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती तो मैं किसी और लड़की से भी शादी कभी नहीं करूँगा और ये मेरा आखिरी डिसीजन है।
बोलते हुए आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। आर्यन, क्या तुम पागल हो? तुम किसी शादीशुदा लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो, खासकर तब जब उसकी पहले से ही एक बेटी हो? क्या तुम किसी और की बेटी को अपना नाम दोगे? क्या तुम कभी भी उस बच्ची को अपना पाओगे? और लोगों का क्या उनके बारे में कभी सोचा है? जब उन्हें ये बात पता चलेगी तब वो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हें पूरी दुनिया में बस एक ऐसी ही लड़की मिली जिसकी शादी हो चुकी है और वो पहले से ही एक बेटी की माँ है। नहीं आर्यन, लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। मैं अपने परिवार की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दे सकती। ना ही मैं किसी सड़क छाप लड़की को अपने घर की बहू बना सकती हूँ। बोलते हुए आर्यन की मोम काफी गुस्से में होती है। वो कोई सड़क छाप लड़की नहीं है मोम, वो लड़की पिछले 5 सालों से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते आ रही है। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ पूरे एशिया ही नहीं बल्कि अरब में भी 10 सबसे बड़े और अमीर लोगों की लिस्ट में आती है। बोलते हुए आर्यन भी अपनी मोम को देखने लगता है। अपने बेटे की बात सुन आर्यन की मोम उसे काफी हैरानी से देखने लगती है। जिन्हें ऐसे हैरान देख आर्यन बोला, यस मोम, मैं किसी और से नहीं बल्कि मिस पाखी से प्यार करता हूँ। और मैंने सोच लिया है मोम, अगर मेरी जिंदगी में पाखी नहीं तो कोई और भी नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ पाखी से, उसके अलावा किसी और ने नहीं। बोलते हुए आर्यन की आंखों में एक जुनून साफ दिखाई दे रहा होता है। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? क्या उसे भी तुम्हारी फीलिंग के बारे में पता है? अपने बेटे की बात सुन कुछ देर सोचने के बाद मोहिनी बोली, नहीं मोम, उसे कुछ भी नहीं पता है और मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगी। पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ मोम, मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर ही रहूँगा और उसे मेरा प्यार एक्सेप्ट करना ही होगा। बोलते हुए आर्यन की आंखों में कुछ तो ऐसा था जो काफ़ी अलग था। अगर पाखी तुमसे शादी करने के लिए तैयार होती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतनी अमीर और सफल लड़की को ठुकराए। और रही उस बच्ची की बात, तो इतना बोलते हुए ही मोहिनी शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। मगर आर्यन पाखी से प्यार करता है ये जानकर मोहिनी बिल्कुल भी नाराज नहीं होती है, बल्कि उसे खुशी होती है। पाखी की सारी दौलत आर्यन की जो होगी, यही सोचते हुए वो खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ विदेश में एक लड़का व्हीलचेयर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और उसी के सामने एक डॉक्टर की टीम खड़ी होती है जो काफ़ी बड़े और फेमस डॉक्टर होते हैं। इस समय उस लड़के के पैरों में काफ़ी तेज दर्द हो रहा होता है, मगर वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे ऐसा करते देख सामने खड़े डॉक्टर उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद वह लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जिसे ऐसे खड़े होते देख एक डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर रघुवंशी, बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है अब आप कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर चलने भी लगोगे, वो भी बिना किसी के मदद के। बोलते हुए डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और डॉक्टर की बात सुन उस लड़के की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो जैसे ही अपने पैरों से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है। जिसे ऐसे गिरते देख जल्दी से एक लेडी डॉक्टर वहां पर आकर उसे संभाल लेती है। इधर इंडिया में पाखी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए लेटी हुई थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जिसे सोचकर पाखी के चेहरे पर काफ़ी सारे भाव होते हैं और उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होता है ये तो सिर्फ पाखी ही जानती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकलने लगते हैं और इसी बीच पाखी जो आर्यन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रही थी, उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी और हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर सभी का काम शुरू हो चुका था, जिसकी सारी जिम्मेदारी आर्यन के सर थी और वो उसे काफ़ी अच्छे से निभा भी रहा था। ठीक वैसे ही पाखी अब अपने ऑफिस में जाने लगी थी और अपने ऑफिस का काम संभालने लगी थी। साथ ही वो आर्यन से दूर रहना भी शुरू कर चुकी थी। अगर कभी आर्यन गलती से उसके सामने भी आ जाता या वो कभी उससे टकरा जाती तो भी वो आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर देती। आर्यन उससे बात करने की काफ़ी कोशिश तो करता है, मगर पाखी उसे ऐसे इग्नोर किया करती थी जैसे वो आर्यन को जानती ही ना हो। और ये सब पाखी तब से कर रही थी जब उस मॉल में आर्यन ने कहा था, अगर पाखी चाहे तो वो आयु का पिता बन सकता है। ठीक उसी दिन के बाद से पाखी आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, जिस कारण से आर्यन काफी ज्यादा परेशान और दुखी रहने लगा था, जिसे उसके घर वाले भी साफ देख सकते हैं। और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आर्यन को इस तरह से उदास देख उसके घर वालों को काफी बुरा लगता था।
और ऐसे ही 1 महीना कैसे बीत गया, पता ही नहीं चलता है। रात का समय पाखी कार ड्राइव करते हुए अकेले घर जा रही थी और उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। पाखी की एक जरूरी मीटिंग थी, जिस कारण पाखी को घर जाने में आज इतना लेट हो चुका था। पाखी अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी। उतने में ही उसकी कार अचानक से बंद पड़ जाती है। जिसे ऐसे बंद होते देख पाखी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी उसकी कार ऐसे बंद नहीं पड़ी थी। जिस कारण पाखी थोड़ी परेशान सी होती है और कार से बाहर निकल सामने की डिक्की खोल देखती है तो सामने से धुआं निकल रहा था। जिसे देख पाखी परेशान सी खुद से ही बोली, ओह सीट इसे भी अभी ही खराब होना था। इतनी रात हो चुकी है, अब तो मुझे यहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, ऊपर से ये कितना सुनसान एरिया है। बोलते हुए पाखी को डर लगने लगता है। पाखी अपने मोबाइल में देखती है तो उसका मोबाइल भी बंद हो चुका था और जिसे देख पाखी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। पाखी अभी अपनी कार के पास खड़ी ही थी, तभी वहां से एक जीप गुजर रही होती है, जिसके अंदर करीब 6 से 7 लड़के बैठे होते हैं, जो सभी शराब के नशे में धुत होते हैं। और जैसे ही उनकी नज़र सड़क पर खड़ी एक अकेली लड़की पर पड़ती है तो उनके मन में लालच जाग जाता है और उन्हीं में से एक लड़का अपने बाकी साथियों को देखकर बोला, क्या माल है भाई, सच में ये तो काफी कड़क माल है। इतना बोल वह मुस्कुराते हुए सड़क पर खड़ी पाखी को घूरने लगता है। सही कहा तूने, ये तो सच में काफी अच्छा माल है और बेसे भी पहले शराब उसके बाद शबाब, आज तो मजा ही आ जाएगी। इतना बोल वो लड़का पाखी के सामने ही लाकर अपनी जीप रोक देता है। इस तरह अचानक से अपने सामने किसी जीप के आकर खड़े होने से पाखी डर जाती है और वो जैसे ही अपने सामने खड़े इतने सारे लड़कों को देखती है, जो पूरी तरह से नशे में धुत होकर उसे ही अपनी गंदी नज़र से देख रहे थे। ये देखकर तो पाखी का मानो डर से बुरा हाल ही हो जाता है, मगर वो किसी तरह से अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देती है। इस समय पाखी ने एक पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक ही थी और उसी के ऊपर एक वाइट कलर की शर्ट, बाल प्रॉपर पोनीटेल में बंधे हुए थे और कानों में छोटे डायमंड इयररिंग, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक, मगर सिंपल लुक में भी वो काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। जिसे देखते ही उन गुंडों की नीयत खराब हो चुकी थी। और मैडम कहाँ जाना है, हमें बताओ, हम छोड़ देंगे तुम्हें। इतना बोल एक लड़का जोर से हंसने लगता है। अरे डरो मत मैडम, हम सब बड़े ही शरीफ लड़के हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, आपको चलो हमारे साथ। बोलते हुए वो लड़का पाखी के पास उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता है। जिसे ऐसे अपने इतने करीब देख पाखी काफी बुरी तरह से डर जाती है। अरे अरे मैडम, आप तो अभी से इतना डर रही हो, अभी तो हमने आपका हाथ भी नहीं पकड़े और आप इतना डर रही हो, बाद में पता नहीं आपका क्या होगा। इतना बोल वह लड़का पाखी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हेल्प 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 प्लीज, कोई मुझे बचाओ इन गुंडों से। बोलते हुए ही पाखी उस लड़के से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। जिसे ऐसे कोशिश करते देख वहां पर खड़े सारे लड़के पाखी को देख जोरों से हंसने लगते हैं। कोई नहीं आएगा लड़की, तुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा। इतना बोल उन्हीं में से एक लड़का पाखी की शर्ट की आस्तीन पकड़ उसे जोर से खींच देता है, जिस कारण उसकी शर्ट की स्लिप फट जाती है। जिसे देख पाखी का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और वो किसी तरह खुद को छुड़ा सामने खड़े दोनों लड़कों को धक्का देकर वहां से भागने लगती है। जिसे ऐसे भागते देख एक लड़का हंसते हुए बोला, जितना भागना है भाग लो, कोई नहीं आने वाला है तुम्हें हमसे बचाने। इतना बोल कुछ लड़के अपनी जीप में बैठ जाते हैं तो कुछ पैदल ही पाखी के पीछे भागने लगते हैं। पाखी उस रात के अंधेरे में काफी ज्यादा डरी सहमी सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी। इस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और डर की वजह से उसका काफी बुरा हाल हो रखा था। साथ ही हिल होने के कारण उससे भागा भी नहीं जा रहा था, जिस कारण पाखी रुककर जल्दी से अपनी हिल निकाल उन्हें वही सड़क पर फेंक देती है और वापस से नंगे पांव ही भागने लगती है। जिसे ऐसे भागते देखो लड़के हंसते हुए बोले, कितना भगोगी मैडम और कब तक भगोगी, आज तो तुम हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। इतना बोल एक लड़का पाखी के करीब आ उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। जिसे देख पाखी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वापस से भाग पाती उससे पहले ही सारे लड़के आकर उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। जिन्हें देख पाखी रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो। बोलते हुए पाखी काफी बुरी तरह से रो रही थी, मगर पाखी को ऐसे रोते देख सारे लड़के जोर से हंसने लगते हैं और वैसे ही हंसते हुए एक लड़का पाखी के पास जा उसे जोर से गाल पर एक थप्पड़ मार देता है।
जिससे पाखी खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है, जिसके साथ ही उसकी एक तेज चीख निकल पड़ती है। जैसे ही वो लड़का पाखी के गाल पर जोर का थप्पड़ मारता है, वैसे ही पाखी जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है और उसकी तेज चीख निकल पड़ती है, आह! जिसे सुन सारे लड़के जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए ही एक लड़का पाखी को ऊपर से नीचे अपनी गंदी नजरों से देखते हुए बोला, साली बहुत गर्मी है तेरे अंदर, आज तेरी सारी की सारी गर्मी हम सब मिलकर बाहर निकाल देंगे। इतना बोल वो लड़का पाखी के पास आ जाता है और उसके ऊपर झुकने लगता है, जिसे देख पाखी काफी बुरी तरह से डर जाती है और उसी डर के कारण पाखी का सारा शरीर काफी बुरी तरह से कांप रहा होता है। जिसे इस तरह से कांपते देख सभी लड़के जोर से हंसते हुए पाखी के पास ही आने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बोलते हुए ही पाखी जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। मगर एक लड़का पाखी के ऊपर झुककर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है, जिसे पाखी खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, मगर खुद से दूर कर नहीं पाती है और जोर से चीखी नहीं। और इससे पहले वो लड़का पाखी को किस कर पाता, उससे पहले ही वहां पर तेज आवाज के साथ एक कार आकर रुकती है, जिसके लाइट की रोशनी सीधे उन लड़कों पर जाती है, जिससे वो सारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक लड़का गुस्से में कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, कौन है साले जो हमारा मजा खराब करने आ गया। अभी उसने इतना बोला ही था, उतने में ही एक तेज का पंच आकर सीधे उसके मुंह पर लगता है, जिससे वो लड़का जाकर सीधे जमीन पर गिर जाता है और उसके होठों से काफी सारा खून बहने लगता है। जब बाकी सारे लड़के अपने साथी का ऐसा हाल देखते हैं तो उन सबके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में दो लड़के आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें आते देख एक लड़का कार से बाहर निकलता है, 6 फीट लंबा लड़का जिसने बिजनेस सूट पहन रखा था और अंधेरे के कारण उस लड़के का चेहरा साफ दिखाई तो नहीं दे रहा होता है। मगर जैसे ही पाखी उस लड़के को देखती है, वैसे ही वो रोते हुए बोली, आर्यन। जैसे ही आर्यन के कानों में पाखी की ऐसे रोती हुई आवाज पड़ती है, वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसी गुस्से में उसकी सारी नसें फूलने लगती हैं। आर्यन अपने पास आ रहे लड़कों की सीधी गर्दन पकड़ लेता है, जिस कारण दोनों ही लड़के आर्यन का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर करते हुए झटपटाने लगते हैं। मगर आर्यन की ग्रिप काफी टाइट होती है, जिस कारण उन दोनों ही लड़कों की सांसें अटकने लगती हैं। मगर आर्यन की पकड़ जरा सी भी ढीली नहीं होती है, वो बेसे ही उन दोनों लड़कों को पकड़ कर रखा होता है। इस समय आर्यन की आंखों में खून सवार था और वो उन सभी लड़कों की जान ले लेना चाहता था, जिन लोगों ने अपनी गंदी नज़र उसकी पाखी पर डाली थी। जब सारे लड़के देखते हैं अब उनके दोनों दोस्त कभी भी दम तोड़ सकते हैं, ये देख वो डर जाते हैं और पाखी को छोड़ आर्यन की तरफ बढ़ते हैं। जिन्हें अपनी तरफ आते देख आर्यन गुस्से से उन दोनों लड़कों को आ रहे लड़कों के ऊपर फेंक देता है और उन्हें पकड़ कर पिटने लगता है। जैसे ही एक लड़का आर्यन को मारने आता है, वैसे ही आर्यन उस लड़के के दोनों हाथों को पकड़ उसे मरोड़ देता है, जिस कारण उस लड़के की तेज चीख निकल पड़ती है। जैसे ही दूसरा लड़का आर्यन की तरफ बढ़ता है, वैसे ही आर्यन एक जोर की लात उस लड़के के दोनों पैरों के बीच में मारता है, जिस कारण वह लड़का भी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर दर्द से तड़पने लगता है। और ऐसे ही एक एक कर आर्यन सारे लड़कों को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और कुछ ही देर में सारे लड़के दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़े होते हैं और कुछ तो बेहोश भी हो चुके थे। आर्यन देखता है सारे लड़के जमीन पर बेजान होकर पड़े हैं, जिन्हें देखने के बाद आर्यन पाखी की तरफ बढ़ जाता है, जो जमीन पर बैठी खुद को समेटे अपने घुटनों पर अपना चेहरा छुपाए जोर से रो रही होती हैं। पाखी काफी जोर से रो रही होती है। इस समय पाखी की शर्ट काफी बुरी तरह से फट चुकी थी, जिस कारण उसकी इनरवियर साफ दिखाई दे रही होती हैं। जब आर्यन पाखी को ऐसे देखता है तो उसे इन सारे ही लड़कों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो किसी तरह अपना गुस्सा शांत कर अपना कोट उतार पाखी के ऊपर डाल देता है। पाखी, आर्यन एकदम धीमी सी आवाज में बोला। मगर जैसे ही आर्यन पाखी का नाम लेता है, वैसे ही पाखी रोते हुए ही अपनी जगह से खड़ी होती है और झट से आर्यन के गले लग जोर से रोने लगती है। पाखी आर्यन के सीने में अपना चेहरा छुपाए काफी जोरों से रो रही होती है, जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन को काफी बुरा लगता है और उसे अपने अंदर काफी तेज दर्द हो रहा होता है और वो भी काफी कसकर पाखी को अपने सीने से लगा लेता है। पाखी काफी देर तक आर्यन के गले लग रोते रहती है
और आर्यन भी उसे अपने सीने से लगाए रहता है। जिसके कुछ समय बाद पाखी धीरे से आर्यन से अलग होती है और उसे अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से देखने लगती है। जिसे ऐसे देख आर्यन धीरे से पाखी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेसे ही उठाए अपनी कार में बिठा लेता है और खुद भी अपनी कार में बैक ड्राइव करने लगता है। जिनके वहां से जाते ही काफी सारे गार्ड निकल कर बाहर आते हैं जो वहीं पर छुपे हुए थे, जो बाहर निकलते ही उन सारे लड़कों को किसी बोरी की तरह अपनी कार में डाल वहां से निकल पड़ते हैं। कार में बैठी पाखी अभी भी सिसकियां ले रही होती है। जिसे ऐसे देख आर्यन को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पाखी को शांत करे। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तब वो पाखी को देखते हुए बोला, इस तरह इतनी रात में तुम्हारा ऐसे अपने घर जाना ठीक नहीं होगा, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चल सकती हो। आर्यन की बात सुन पाखी खुद को देखती है जिसके सारे कपड़े फट चुके थे, साथ ही उसकी हालत भी काफी खराब थी। जिसे देख पाखी हाँ में अपना सर हिला देती है और थोड़ी ही देर में आर्यन की कार एक बड़े से 2 मंजिला फार्म हाउस में आकर रुकती है। आर्यन और पाखी दोनों कार से बाहर निकलते हैं और आर्यन पाखी को अपने साथ अंदर अपने रूम में ले जाता है और उसे देखते हुए बोला, पाखी तुम जाकर शावर ले लो। जिसे सुन पाखी धीरे से हाँ में अपना सर हिला बाथरूम के अंदर चली जाती है और आर्यन अपने कबर्ड में कपड़े देखने लगता है और अपनी ही एक शर्ट निकाल कबर्ड बंद कर देता है और बैग पर बैग सोचने लगता है अगर उसे आने में जरा सी भी देरी हुई होती तो पता नहीं उसकी पाखी के साथ क्या हो गया होता। जिसे याद कर ही आर्यन का सारा बदन कांप उठता है और वो डरने लगता है। तभी कुछ देर में बाथरूम का डोर खुलता है जिसकी आवाज़ सुन आर्यन जैसे ही बाथरूम की तरफ देखता है वैसे ही उसकी आंखें अपने सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। उद्धरण चिन्ह। बाथरूम के डोर खुलने की आवाज़ सुन आर्यन डोर की तरफ देखता है, मगर जैसे ही वह डोर की तरफ देखता है वैसे ही उसकी आंखें अपने सामने का नज़ारा देख बस जम सी जाती हैं। इस समय पाखी ने बस एक टॉवेल अपने शरीर पर लपेट रखी थी। नहाने के कारण पाखी के काले सुनहरे लंबे बालों पानी की बूंदें टपक रही थी और उसके बाल पाखी के बदन से चिपके हुए थे जिन्हें पाखी ने एक साइड कर रखी थी। साथ ही गर्म पानी की वजह से पाखी की गोरी स्किन हल्की गुलाबी हो चुकी थी। कुल मिलाकर इस समय पाखी काफी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। जिसे बेसे देखकर आर्यन की नजरें चाहकर भी पाखी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब पाखी देखती है आर्यन उसे ही एकटक देखे जा रहा है। जिसे खुद को इस तरह से देखते हुए पाकर पाखी की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं और वो धीमे कदमों से चलते हुए आर्यन की तरफ आने लगती है। जिसे अपनी तरफ आते देख आर्यन के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं और आर्यन के कानों में किसी रोमांटिक से गाने की आवाज आने लगती है और उस पल में आर्यन को ऐसा लगता है जैसे वो पल बस वहीं पर थम सा जाए। पाखी आर्यन के एकदम करीब आ जाती है और धीरे से आर्यन के हाथ में पकड़ी उसकी शर्ट जिसे उसने पाखी के लिए ही निकाला था उसे आर्यन के हाथ से ले लेती है, मगर शर्ट लेते समय पाखी के हाथ आर्यन के हाथ से टकरा जाते हैं जिससे आर्यन को अपनी बॉडी में एक करंट सा लगता है और वो बस पाखी को ही देखने लगता है। मगर पाखी शर्ट लेकर बाथरूम में चली जाती है और आर्यन वो अपने सर पर एक चपेट लगा मुस्कुराने लगता है। कुछ मिनट में ही पाखी शर्ट पहनकर वापस बाहर आती है तो वापस से आर्यन की नज़र पाखी पर थम जाती है, मगर वो किसी तरह खुद को संभालता है और पाखी से अपनी नज़रें फेर लेता है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं देखता हूँ किचन में क्या है। इतना बोल आर्यन वहाँ से जाने लगता है, मगर वह वहाँ से जा पाता उससे पहले ही पाखी आर्यन का एक हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। पाखी के इस तरह अचानक से हाथ पकड़ने के कारण आर्यन काफ़ी हैरान नज़रों से पाखी को देखने लगता है तो पाखी उसे ही देखना में अपना सर हिला रही होती है। साथ ही उसकी आंखें भी हल्की नम होती हैं और इससे पहले आर्यन पाखी से कुछ बोल पाता उससे पहले ही पाखी आर्यन के सीने से लग उसे काफ़ी टाइट हककर रोने लगती है। जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन डर जाता है और वो भी पाखी को टाइट हक कर अपने एक हाथ से पाखी के बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ पाखी, शांत हो जाओ, इस तरह से रोते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोलते हुए वो लगातार पाखी के बालों को सहला रहा होता है। आर्यन, अगर तुम आज सही समय पर नहीं आते तो मैं बर्बाद हो जाती। इतना बोल पाखी जोरों से रोने लगती है। जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन को समझ नहीं आता वो कैसे पाखी को शांत करवाए। पाखी मेरी बात सुनो पाखी, कुछ नहीं होता तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं देता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। मैं हूँ पाखी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास में कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए वो पाखी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है
और पाखी भी थोड़ी ही देर में आर्यन से अलग होती है और अपनी नजरें झुकाकर उसे सॉरी बोलते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। जिसे ऐसे देख आर्यन अपने दोनों हाथों में पाखी का चेहरा भर उसे प्यार से देखते हुए बोला, पाखी तुम क्यों मुझसे इस तरह दूर भाग रही हो, और क्यों पिछले 1 महीने से तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पाखी, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर तुम क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर मेरा दिल दुखा रही हो। बोलते हुए आर्यन की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। पाखी, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बोलते हुए आर्यन काफी प्यार भरी नजरों से पाखी को देख रहा होता है। ये गलत है आर्यन, ये गलत है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ जिसकी एक बेटी भी है, तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बोलते हुए पाखी आर्यन की आंखों में देख रही होती है। किसने कहा पाखी तुम मेरे लायक नहीं हो। अगर तुम मेरे लायक नहीं तो दुनिया की कोई और भी लड़की मेरे लायक नहीं। और रही बात तुम्हारी शादीशुदा होने की, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पहले शादी हो रही है या तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पाखी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पति क्यों नहीं है। क्यों दुनिया ने आज तक उसे देखा नहीं है, ना ही किसी को उसका नाम पता है। तुम्हारे पास में क्या हुआ मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क बस तुमसे पड़ता है, और मुझे इतना पता है मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। बोलते हुए आर्यन प्यार से पाखी को देख रहा होता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन। बोलते हुए पाखी आर्यन की आंखों में देख रही होती है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी होती है। मैं भी सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन एयरपोर्ट में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखी थी, तभी मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी। मगर मेरा अतीत काफी बुरा है आर्यन, और मैं एक छोड़ी हुई लड़की हूँ जिसे उसके पति ने इस्तेमाल कर छोड़ दिया और कभी पलटकर भी एक बार नहीं देखा। ऐसे में कैसे मैं तुमसे ये उम्मीद करती तुम मुझे अपनाओ और मेरे ही साथ मेरी उस बेटी को भी, जो बस एक गलती की वजह से दुनिया में आई है। मैं चाह कर भी अपने कदम तुम्हारे तरफ नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाने का फैसला की। इतना बोल पाखी जोर से रोने लगती है, मगर पाखी के मुंह से उसकी बात और उसका इजहार सुनकर तो आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रही हो पाखी, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। बोलते हुए ही आर्यन काफी खुश नजर आ रहा होता है। हम आर्यन, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मगर डरती थी। अगर मैंने अपने दिल की बात तुमसे बोली तो तुम मुझे ठुकरा तो नहीं दोगे। बोलते हुए पाखी रो रही होती है। पागल लड़की, किसने कहा मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा या तुम्हारा दिल तोड़ूंगा, जबकि मैं खुद तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। बोलते हुए आर्यन खुशी के कारण पाखी का माथा चूम लेता है और उसे अपने सीने से लगा काफी टाइट हक कर लेता है। पाखी भी उसे कसकर हक की होती है। इस समय आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तब आर्यन पाखी को बेड पर बिठा देता है और खुद फर्स्ट एड बॉक्स निकाल उससे एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल पाखी के पास ही बैठ जाता है और उसे अपने हाथ में ले पाखी के गाल पर हल्के हाथ से लगाने लगता है, जिस पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। आर्यन बड़े ही प्यार और आराम से पाखी के गाल पर क्रीम लगा रहा होता है और पाखी भी प्यार से आर्यन को देख रही होती है। तभी आर्यन पाखी के होठों के कोने को देखता है जिस पर भी हल्की चोट लगी थी, जिसे देख आर्यन जैसे ही पाखी की होठ के कोने पर दवाई लगाने के लिए उसे टच करता है, वैसे ही पाखी की आंखें बंद हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, जिसे आर्यन भी साफ सुन सकता था। आर्यन धीरे से अपना हाथ पाखी से दूर कर बोला, हो गया। जिसे सुन पाखी अपनी आंखें खोल आर्यन का हाथ अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है आर्यन, पर मुझे कुछ भी नहीं जानना है। आर्यन प्यार से पाखी को देख बोला, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ आर्यन, मैं चाहती हूँ हमारे रिश्ते में सारी चीजें क्लियर हो और मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, और मैं तुम्हें वो सब बताना चाहती हूँ जिसे मैं याद कर हर दिन रोती हूँ। इतना बोल पाखी आर्यन को सब कुछ बताना शुरू करती है। 5 साल पहले मैं एक लड़की से टकराई थी जिसने मेरी बेस्टी का केक खराब किया था, जिस कारण मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे उसी गुस्से में थप्पड़ मार दी। इतना बोल पाखी खामोश हो जाती है
और उसे सारी बात एक एक कर बताने लगती हैं, साथ ही रोने लगती हैं। तुम्हें पता है आर्यन, उस लड़के ने मुझसे उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरी शादी वाली दिन मुझसे शादी की और शादी के बाद मेरा रेप किया और मुझे छोड़ दिया। इतना बोल पाखी जोरों से रोने लगती है। आर्यन, तुम्हें पता है उस लड़के ने उस एक थप्पड़ के लिए मेरी ही शादी वाले दिन मुझसे शादी की और शादी करने के बाद मेरा रेप किया। इतना बोल पाखी जोर जोर से रो पड़ती है। मगर पाखी की बात सुन और उसे इस तरह से रोते देख आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसे उस इंसान पर काफी गुस्सा आने लगता है जिसने पाखी के साथ ये सब किया। तुम ही बताओ आर्यन, उस लड़के ने भरे कॉलेज के सामने मुझे किस किया, वो भी मेरे होठों पर, जिस कारण गुस्से में आकर अगर मैंने उस पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा तो क्या गलत किया। मगर उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए उस लड़के ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बस दर्द देता रहा और जब उसका मन मुझसे भर गया तब मुझे बेसी ही हालत में छोड़कर चला गया। बोल पाखी वापस से रो पड़ती है, जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लेता है और पाखी की पीठ सहलाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है और पाखी भी थोड़ी ही देर में शांत हो जाती है। अब बताओ आर्यन, क्या अब भी तुम मुझसे शादी कर मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? बोलते हुए पाखी अपनी आंसुओं से भरी नजरों से आर्यन को देख रही होती है। हम पाखी, में सब जानने के बाद भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ पाखी, मुझसे शादी करने के बाद कभी भी तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें और हमारी बेटी दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्यार दूंगा। बोलते हुए ही आर्यन पाखी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर उसे प्यार से देखने लगता है और पाखी भी आर्यन को देखने लगती है। आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और बेसे ही देखते हुए आर्यन धीरे से पाखी की तरफ झुकने लगता है और उसकी नज़र पाखी के गुलाबी होठों पर होती है, जिसे महसूस कर पाखी अपनी आंखें बंद कर लेती है और आर्यन भी झुककर पाखी के दोनों गालों और माथे को चूमकर उससे अलग होता है, जिसके अलग होते ही पाखी आर्यन को देखने लगती है, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा होता है। पाखी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इतना बोल आर्यन जैसे ही बेड से उठता है, वैसे ही पाखी आर्यन का हाथ पकड़ लेती है, जिसे ऐसा करते देख आर्यन मुस्कुरा कर उसे ही देखने लगता है। मुझे भूख लगी है, पर मैं कुछ और खाना चाहती हूँ, पाखी अपनी आंखों में डिजायर लिए आर्यन से बोली और पाखी की बात सुन आर्यन को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। साथ ही वो पाखी की बातों का मतलब भी अच्छे से समझ रहा था, जिसे समझ और अपनी भावनाओं पर काबू कर आर्यन पाखी से बोला, पाखी, मोम को हमारे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही मेरे घर वालों को। कल ही मैं मोम से हमारी शादी की बात करता हूँ और मैं मोम से बोलूँगा जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमारी शादी करवा दे, ताकि हम जल्दी साथ आ सके। इतना बोल आर्यन मुस्कुरा देता है और पाखी का हाथ अपने हाथ से अलग कर वहां से बाहर निकल जाता है, जिसके वहां से जाते ही पाखी खुद से बोली, कितना अंतर है तुम दोनों में, एक ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक आर्यन है जो मेरा अतीत जानने के बाद भी मुझे और मेरी बेटी हम दोनों को अपनाना चाहता है। तुम सच में काफ़ी अच्छे हो आर्यन, और तुम्हारी यही अच्छाई है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। और अगर कोई मुझसे बोले अगर मुझे तुम दोनों में से कभी किसी एक को चुनना हो तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी आर्यन, क्योंकि तुम सच में काफ़ी अच्छे हो और मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी के चलते मोहरा नहीं बना सकती। बोलते हुए पाखी कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली भी नहीं हूँ आर्यन रघुवंशी, बहुत जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी और जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम्हारे पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। बोलते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। 10 मिनट बाद ही आर्यन अपने हाथ में एक बड़ा सा बाउल और पानी की 2 ग्लास एक बड़े से ट्रे में रख लाता है और पाखी के पास ही बैठ उसे देखते हुए बोला, सॉरी पाखी, मैं यहाँ काफ़ी कमाता हूँ, इसलिए यहाँ पर खाने पीने का सामान भी कम ही होता है और फिलहाल किचन में बस मैगी ही मौजूद थी तो मैं इसे ही बना कर लाया। बोलते हुए आर्यन काफ़ी प्यारा लग रहा होता है, जिसे देख पाखी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, चलेगी, पर तुम्हें मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा और वादा करना होगा तुम मुझे एक अच्छी सी डेट पर लेकर जाओगे। बोलते हुए पाखी मुस्कुरा रही होती है। पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी डेट पर ले जाऊंगा।
बोलते हुए आर्यन पाखी के पास बैठ जाता है और उसे अपने हाथ से ही मैगी खिलाने लगता है। और पाखी भी आर्यन के हाथ से मैगी खा रही होती है और उसे भी खिला रही होती है। कुछ ही देर में दोनों की मैगी फिनिश हो जाती है। तब आर्यन घड़ी में समय देखते हुए बोला, अब तुम आराम करो, हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। इतना बोल आर्यन वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाते देख पाखी उसका हाथ पकड़ बोली, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे मुझे छोड़कर? उद्धरण चिन्ह। पाखी, तुम आराम से यहाँ पर सो, मैं सोफे पर जाकर सोता हूँ। आर्यन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है या तुम्हें मेरी नीयत पर शक है? अगर मैंने तुम्हारा फायदा उठा ली तो तुम अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाओगे? बोलते हुए पाखी मुस्कुरा रही होती है। ठीक है, तुम मेरा फायदा उठा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों बाद ही मैं तुमसे शादी कर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, मगर तब तक थोड़ा इंतजार करो। इतना बोल आर्यन पाखी के पास ही बेड पर चढ़कर लेट जाता है और पाखी भी धीरे से आर्यन के करीब जा उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। आर्यन के सीने पर अपना सर रखते ही पाखी को काफी सुकून भरा एहसास होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आर्यन पाखी को इस तरह से देखता है तो उसके होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान होती है और वो धीरे से पाखी को अपनी बाहों में भर अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ तनु अपने पास सो रही आयु को देखती है जो काफी ज्यादा मासूम और प्यारी सी लग रही होती है। जिसे देख तनु खुद से बोली, पता नहीं कब मेरी पाखी की जिंदगी में खुशियां लौट कर आएगी और कब उसे उसका सच्चा प्यार और आयु को एक पिता मिलेंगे। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब पाखी पहले की तरह ही मुस्कुराने लगेगी। बोलते हुए ही तनु आयु को अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार स्टोरी को दीजिए। काफ़ी मुश्किल के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। इस चैनल पर मैं सिर्फ मेरी खुद की लिखी स्टोरी दूंगी, किसी दूसरे राइटर की नहीं।